So, welcome Shivam. You are a well renowned emotional intelligence coach. You are helping people through your content, through your books, through your live events, through your workshops, and also being on one of the greatest podcasts in the world happening right now. We would like to ask you how an emotional intelligence coach is struggling with one emotion right now. Very interesting question. I think that emotion would be exhaustion. I feel it's not. I mean, we're not necessarily call it an emotion, but exhaustion के कारण जो frustration आ सकता है at times. That could be one of the things, because currently I'm a parent as well of 2-year-old. So it is a tiring but a very beautiful journey. But it is tiring physically. It is tiring at times. So that could be one of the things. Late night wake ups. Yeah. So yeah, exhaustion builds to frustration also sometimes. Absolutely it does. हाँ, मतलब उसी से मतलब बहुत सारी चीज़ें पाइल अप होती है ना. आप एग्जॉस्टेड फील करते हो, देन आपकी नीड्स नहीं फुलफिल्ड है. सिंपल सी बात है कि आपकी फिजिकल नीड्स फुलफिल्ड नहीं है, एंड विद दोस फिजिकल नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड, देन इमोशनली इट हिट्स यू. बिकॉज बेसिक बॉडी का फंक्शनिंग क्या है कि अगर कुछ नीड्स फुलफिल नहीं होगी तो बॉडी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा अपने हार्मोन्स के थ्रू आपको स्टेबलाइज करने के लिए, बिकॉज बॉडी वांट्स टू बी स्टेबलाइज्ड ऑल द टाइम. अब एक चीज़ नीड फुलफिल हम नहीं कर रहे तो बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है. अब उस हार्मोन के ऊपर नीचे के कारण फ्रस्ट्रेशन इज अ बाय प्रोडक्ट. और ऐसी आपकी मतलब लाइफ में और भी डिफरेंट इमोशंस होंगे जो आपने कॉन्कर करे अभी तक. कॉन्कर तो नहीं किए मतलब, बट मतलब ऑफ कोर्स still, in a way. अवेयरनेस एंड वर्किंग. यस. तो लेट्स गो बैक टू द यंगर शिवम, और वो कैसे इमोशंस को लर्न करा उसने या प्रोसेस किया. लेट्स गो बैक टू स्कूल. School, okay, interesting. I was a very, I would say, curious and a shy kid growing up. ओके. Curious in the sense because I was always inquisitive about things. क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. I remember, so my father and my grandfather was a doctor. He still is doctor. My father is doctor. My grandfather passed away. सो डॉक्टर थे तो बहुत सारी बुक्स होती थी, मेडिकल की बुक थी. मेरा एक पॉइंट के बाद इंक्लिनेशन खत्म हो चुका था डॉक्टर नहीं बनना, बिकॉज जनरली होता है ना डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर. मेरा 6-7 के बाद इंक्लिनेशन खत्म हो गया था, डॉक्टर नहीं बनना है. बट हाँ, मतलब द इंटरेस्टिंग थिंग वॉज कि उस वक्त हमारे ज़माने में तो सोशल मीडिया नहीं थी. टेलीविज़न का भी DD1 DD2 होता था. दो चैनल्स होते थे हमारे पास, और कुछ था नहीं. मतलब कोई वे नहीं था खुद को इंटरटेन करने का. आई हैड 2 elder sisters, लेकिन वही सिस्टर्स का अलग होता है, बदर का अलग होता है दिमाग. वो चीज़ भी था. तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई वाज जस्ट अलोन फिगरिंग आउट स्टफ, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर्स एट द एज ऑफ 5-6 इन द एज क्लास ऑफ 5, जब मैं क्लास 5th में 6th में था. 10-11 साल की उम्र में, 9 or 10 या 9-10 साल का. हाँ, तब से न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दिया था. और तब से मैं मतलब जब रैंडमली बैठा होता था कुछ करने के लिए, तो मैं उनके बुक्स पढ़ता रहता था, डॉक्टर वाले जो मेडिकल बुक, एंड जस्ट क्यूरियोसिटी कि अच्छा क्या है, क्या बीमारियाँ चल रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है. सो आई यूज टू, मतलब मेरा क्यूरियोसिटी बहुत था उस एंड पे, बट शाई भी ऑन द अदर हैंड, बिकॉज आई नेवर यूज टू. मतलब फ्रेंड्स थे अपने, जो फ्रेंड्स से क्रिकेट खेलते थे, सब कुछ करते थे, गली क्रिकेट, एंड स्कूल में भी जो थे दोस्त, बट नॉट वेरी आउट गोइंग. स्टिल आई एम नॉट अ वेरी आउट गोइंग पर्सन. तो वो सारा पार्ट रहा है. उस वक्त बचपन में उतना अवेयरनेस नहीं था. एज अ मैन भी एक चीज़ आती है, और दूसरी चीज़ इन्वायरमेंट का भी उस वक्त इतना रोल नहीं था इमोशंस को समझने का. आज हम जितनी चीज़ देखते हैं ना, पॉडकास्ट देखते हैं, इतना कंटेंट देखते हैं ऑन साइकोलॉजी, ऑन इमोशंस, ऑन द इम्पैक्ट ऑफ इमोशंस. हमारे ज़माने में तो ये था नहीं कि इमोशन से होता क्या और क्या नहीं होता है. बट कार्टून्स और लाइक अगर इंफॉर्मेशन जैसे हम स्टोरीज पढ़ते थे थ्रू लाइक इंग्लिश और हिंदी और जो हमारी लैंग्वेजेस होती थी, तो हम उससे भी इमोशंस बहुत ज़्यादा ग्रैब करते थे. मेरी फेवरेट सीरीज थी ऑसवर्ल्ड. ओह वाओ, That was nice. एंड ऑसवर्ल्ड अब मैं कनेक्ट करता हूँ, बिकॉज इट वॉज वेरी कामिंग, वेरी वन ऑफ द मोस्ट कामिंग एक्सपीरियंसेस. काइंडनेस, मतलब बहुत काम, कंपोज्ड, काइंड, स्मूथ सा कार्टून था. मे बी दैट्स व्हाई आई थिंक कि शायद मैं उससे इंस्पायर हुआ बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में. तो ऑसवर्ल्ड वाज समथिंग आई एंजॉयड अ लॉट. और बुक्स में भी वही सारी चीज़ें, बट अगेन जो स्टोरी बुक्स वाली बात है, मैं कभी, मुझे पता नहीं, आइडियली आज भी मैं फिक्शन बुक पसंद नहीं करता हूँ पढ़ना. आई डोंट लाइक फिक्शन बुक्स एट ऑल. Okay. मैं मतलब पढ़ ही नहीं सकता हूँ, मतलब मुझे मज़ा नहीं आता है. मुझे लगता है फिक्शन बुक से बेटर मैं तो मूवीज़ देख लूँ. लेकिन आइडियली आई अंडरस्टैंड, जो फिक्शन बुक में जो घुस के जो यू कैन ड्वेल इन टू दैट, मुझे नहीं समझ आएगा. मेरे लिए नॉन फिक्शन रहा है हमेशा ड्राइव.
तो बचपन में भी जब पढ़ता था बुक्स, तो मुझे याद है कि कुछ बुक्स होते, एक उस वक्त CSR करके बुक होता था शायद, कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम IAS एग्जामिनेशंस के बच्चे पढ़ता था, और मेरे घर में लग गया था पता नहीं कैसे। और ये कौन सी क्लास की बात है? 5th 6th में कह रहे हो क्या? 7th क्लास की बात है ये। 6 7 और मैं सब कंपटीशन रूल्स पढ़ता था कि जनरल नॉलेज में क्या चल रहा है। घर वाले अलग खुश हो रहे होंगे कि ये बनेगा IAS। उनको मार्क्स से मतलब था। सबको पेंट का मार्क्स। हाँ, वो टिपिकल इंडियन पेरेंट्स। इंटेलिजेंट भी हो गया आप, स्कॉलर के टाइप। आई वाज क्यूरियोसिटी वाइज, यस आई वुड से क्यूरियोसिटी वाइज हाँ, बट मार्क्स वाइज ठीक थे, मतलब ओके, मतलब नॉट डॉक्टर का बच्चा इंटेलिजेंट यार। नहीं मतलब ठीक 70-80% वाला काइंड था। बोर्ड होते होते तक 90+ हो गया था, लेकिन उसके पहले तो 70 वाला ही था। हाँ स्टिल सही है। हाँ, तो उस वक्त हमारी क्यूरियोसिटी थी, उस वक्त क्यूरियोसिटी ड्रिवन चीज़ें थी कि क्यूरियोसिटी करो, अपने में डिपेंडेंट, अपने में ड्रिवन, खेलो। खेलने में आई वाज वेरी वेरी इंक्विजिटिव टुवर्ड्स क्रिकेट अभी भी। तो क्रिकेट वाज समथिंग दैट यूज्ड टू ड्राइव मी, खेलने में भी, देखने में भी, दोनों चीज़ों में। दैट वाज वन थिंग। तो उस वक्त तो इमोशंस क्या थे मोस्टली, बचपन में अकेले मेंशन अवेयरनेस ज़्यादा थी नहीं, बट स्कूल के बाद एक्चुअली मुझे इमोशंस अगर समझ में आया कि क्या इमोशंस होते हैं, वो आया कॉलेज में। सो आई वेंट टू बैचलर्स मणिपाल for bachelor's. It's in Karnataka. And it's a big college, very big college in the sense of the number of people coming in and the kind of people coming in. All over India. All over India से लोग बच्चे आ रहे हैं। अब me coming from a very small town, going to a college like that जहाँ पे literally big, मतलब रईस से रईस बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे, बहुत बहुत अवेयर बच्चे। सो वहाँ पे इमोशंस फील हुआ कि व्हाट एम आई, मतलब हु एम आई। जब पहला क्वेश्चन आता है हु है, बिकॉज आप जब एक सेम शहर में रहते हो ना, तो आप उसमें ढल जाते हो एक तरीके से कि ठीक है सब कुछ, सब तो ऐसे ही दिख रहे हैं, सब यही काम कर रहे हैं, सब इसी तरीके से बातचीत कर रहे हैं। सडनली यू गो टू अ प्लेस जहाँ पे आपकी पूरी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन मार्क लग जाए, हु आर यू। बिकॉज आपसे आप, क्योंकि हम जब छोटे शहरों से होते हैं तो बचपन में पढ़ाया क्या जाता है कि फोकस ऑन द पढ़ाई, बाकी चीज़ें जो होती है गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना, या फिर घूमना फिरना, ट्रैवल करना, एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें बाद में, बाद की चीज़ें हैं। पहले करियर बिल्ड करो, फिर वो सब चीज़ सोचना। एंड देन यू गो टू कॉलेज एंड सी someone having a girlfriend, someone going to the event, someone playing a guitar and still scoring more than you. फिर समझ में आता है कि ये मतलब ये कौन सा नया सिस्टम है, ये तो कभी सोचा ही नहीं जिंदगी में। तो यहाँ से इमोशंस आने चालू हुए, एंग्जाइटी के इमोशन। एंग्जाइटी क्या है? अनसर्टनिटी, कि मैं समझ नहीं आ पा रहा हो क्या रहा है, सही क्या है, क्या वो सही था जो जिसके थ्रू में रेज हुआ, या अभी ये सही है, कौन किसकी ज़िंदगी ज़्यादा सही है, हु इज़ लिविंग अ बेटर लाइफ। एंड आई थिंक दिस क्यूरियोसिटी लेड मी टू exploring more of my life and more of my emotions as well. Was understand it a little bit of insecurity? Absolutely, insecurity, under confidence. Inferiorness होती है ना, inferiority complex, inferiority होती है जो। insecurity भी थी, under confidence भी था, बहुत सारी चीज़ें थी उस पॉइंट पे। लेकिन वहाँ पे अगेन गॉट गुड फ्रेंड्स, अगेन वहाँ से फ्रेंड्स के थ्रू भी काफ़ी कुछ डिबेट्स, अंडरस्टैंडिंग, थॉट, बहुत सारी चीज़ों पर नीचे समझी, डिस्कस किया, ऑब्जर्व करा। सो दैट वाज वन ऑफ द गुड पाथ, जहाँ से चीज़ें क्यूरियोसिटी वाली साइकोलॉजी की तरफ डेवलप होनी वहाँ चालू हुई, बिकॉज ऑफ सर्टेन फ्रेंड्स आई हैड। उसके बाद कॉलेज के बाद फिर वेंट टू मास्टर्स। कॉलेज में अब यहाँ तक, जब तक कॉलेज की चीज़ आ रही थी तब तक कॉलेज में आप फोकस थे पढ़ाई, बिकॉज वहीं दैट वाज माई स्ट्रॉन्ग सूट, थोड़ा बहुत फिर भी कि कॉलेज में चलो पढ़ाई कर लो, बाकी चीज़ें वाज नॉट माई स्ट्रॉन्ग सूट। तो पढ़ाई किया, फोकस किया, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में फोकस किया। लकीली इट वॉज टर्निंग आउट, वहाँ पर मतलब आई बिकेम अ गुड किड इन द सेंस आई वॉज studying well, getting scoring good marks. And then उसके बाद गेट एग्जामिनेशन होता है, if you might know गेट। तो गेट में by the end of bachelor's I scored all India rank of 203, 203। तो वहाँ पर लगा कि चलो ठीक है, अब चीज़ें फोड़ दिया, अब चीज़ें सही चल रही है। फिर टू एडमिशन इन मास्टर्स। फिर मास्टर्स के वक्त में फिर मेट अभी who's my current wife। फिर वहाँ से लाइफ और एक अलग डायमेंशन पे पहुँचनी चालू हो गई, बिकॉज ये चीज़ आई फील, ऑलवेज फील कि एक रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपकी लाइफ में। बिल्कुल। जब आप, बिकॉज आइडियली इंसान चाहता क्या है, मतलब किसी भी चीज़ के थ्रू, रिलेशनशिप के थ्रू या काम के थ्रू या पैसे के थ्रू, चाहता है इंसान एक्सेप्टेंस है कि आई एम एक्सेप्टेड, दैट हुएवर यू आर, यू आर एक्सेप्टेड। एंड जब आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में होते हो ना, तो दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट हिट्स यू द मोस्ट, दैट आई एम एक्सेप्टेड। दूसरे इंसान को फील कराता है दैट यू आर गुड, यू आर वर्दी, यू आर एक्सेप्टेड। एंड जब इंसान फील करता है ना, तो कॉन्फिडेंस का कोई लिमिट नहीं होता फिर। देन यू डू इट थिंग्स जो आपके थॉट के बियॉन्ड है, जो बोलते हैं लव इज पावरफुल दैट इट मेक्स यू डू ग्रेट एंड वंडरफुल थिंग्स इन लाइफ। बिल्कुल, ये एक्सेप्टेंस ही एक्चुअली, कि एक्सेप्टेंस से आप कुछ भी कर सकते हो। वहाँ से फिर मेरी लाइफ में क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंटेशन फिर चालू हुआ, राइटिंग, बुक राइटिंग, इंटरव्यूज, टॉक्स, वर्कशॉप्स। एंड देन वहाँ से तो अगेन
चीज़ें चलती गई। तो उससे पहले रिवर्स गियर लेना चाहता हूँ अबाउट आपकी रिलेशनशिप से पहले कोई मतलब जो आपकी वाइफ उनसे पहले कोई रिलेशनशिप नहीं नहीं, नॉट इवन यू आर अट्रैक्टेड टू समवन मतलब होता है कि अट्रैक्शन इज ऑब्वियसली नेचुरल, तो Okay. चलो Crush तो तो मतलब होते थे। क्योंकि हम चाइल्डहुड की बात कर रहे थे, हम कॉलेज में आ गए, मतलब मेरे को था कि टीनेज में जो एडोलेसेंस होती है जिसको कहते हैं, उसमें मेल्स एंड फीमेल्स बोथ कुछ अलग अलग इमोशंस हम फील करते हैं, लाइक रेज आ जाती है एक वजह से। तो आपको फील हुआ था कि आपके उसमें नहीं, देखो इमोशन तो सब कोई सेम ही फील करता है। इट्स अबाउट हम किसको कितना स्ट्रांगली रिलीज कर रहे होते हैं। एंड आई थिंक उसमें बहुत डायनेमिक्स फैमिली का भी रोल प्ले होता है कि हमारे पास कौन सी इमोशंस को एक्सप्रेस करने की पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी है। सो आई वॉज फ्रॉम स्ट्रिक्ट फैमिली एंड अच्छी बात, मतलब दोनों चीज़ अच्छी बात भी बुरी बात भी है बट अच्छी बात इस सेंस में कि आपके पास लिमिट आ जाता है इमोशंस को ये भी करने कि क्या कर सकते हो, किस एक्सट्रीम पे रिएक्ट कर सकते हो। तो वहाँ पर रेज को फील करना वर्सेस रेज को निकालना वो 2 डिफरेंट थिंग्स। तो रेज फील होता होगा ऑब्वियसली, बट निकालने का समय वो तो करते ही है ना, जैसे बच्चे जब उस एज में आते हैं तो एक कुछ भी हो तो गुस्सा दिखाना वो एक वैसे दिखाते ही हैं, मतलब कि दिखाते हैं बिल्कुल, वो तो ऑब्वियसली एज अ टीनेजर तो बहुत से ऐसे सिचुएशंस रहे हैं जहाँ पे यू माइट हैव एक्टेड आउट, आई माइट हैव एक्टेड आउट एज वेल, बट अगेन स्मॉल थिंग्स वो तो चलो होती रहती है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। जब आपने नोटिस किया ये वाला पार्ट कि लोग गिटार बजा रहे हैं और स्टिल आर स्कोरिंग बेटर देन मी, ये वाला एक जो शिफ्ट आता है, तो आई एम फ्रॉम रैन इंटरनेशनल, वी आर बोथ फ्रॉम रैन इंटरनेशनल लुधियाना। तो मैं लुधियाना से, तो मैं ये बात इसलिए फील कर सकता हूँ क्योंकि मैं लुधियाना में आई वॉज अ शाई किड, बट मुझे बहुत मन करता था टू गो टू स्टेज, होस्ट द स्टेज, या वो मतलब आई वॉज इन कॉन्स्टेंट रिग्रेट कि भाई मैं असेंबली में बैठा हूँ तो देयर इज हैपनिंग द स्टेज, मैं यहाँ पे मैं ये होस्ट क्यों नहीं कर रहा यार, मैं यहाँ पे जोक अच्छे क्रैक करता, मैं डांस क्यों नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कुछ वो करता, मुझे गाना गाने का मन है, मैं क्यों गाना नहीं गा रहा, चाहे इतने लोग गा रहे हैं मैं भी गा लेता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा। मतलब मेरा ये मन करता था चीज़ों करने का, लेकिन मैं कभी नहीं करता था ऑन द थिंग कि मुझे यार पढ़ाई करनी है, क्योंकि सबके घर वालों को होता है नंबर आए, बिल्कुल, तो मुझे मार्क्स लाने हैं, मुझे पढ़ाई करनी है। तो मैं इस तरह का किड था, और करते 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 सब कुछ छोड़ते हुए ऐसे बस वो एक बहाना था दिमाग में कि यार पढ़ाई करनी है तो टाइम वेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। exactly. तो वो चलता रहा मेरा। तो 12th भी ऐसे हो गया, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, ओनली 80% ही थे मेरे। तो इसके बाद कॉलेज में भी ऐसा था, तो था एवरेज ही, बट आई टुक एन ओथ कि मैं आज से अपनी लाइफ में रिग्रेट नहीं करूंगा। तो मतलब जो चीज़ें मैं स्कूल में नहीं कर पाया और यहाँ डर रहा था, अब यहाँ पे जिस जिससे डरूंगा उससे करना ज़रूर है। तो दैट्स हाउ मैंने थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंट साइड बनाई। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि स्कूल में भी ना, अगर जैसे वो लोग, वही आपकी वाली बात कि लोग इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो यार 4 घंटे पढ़ा बस और 95% थे उसके, और लिटरली आई एम लाइक एक दिन पहले भाई 10-10 घंटे बैठ के पढ़ रहा हूँ, रट्टा लगा रहा हूँ, या जो मुझे समझ आ रहा है उसमें, और मैं उतना स्कोर नहीं कर पा रहा। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता था, आई डोंट नो, अब आप मुझे क्लियरली बता सकते हो कि शायद उन बच्चों की जो नीड्स, मतलब लेट्स से कि उन बच्चों का जो करना चाहते थे, वो गिटार बजाना चाहते थे, वो बजाते थे गिटार, वो नीड्स उनका एक किसी माइंड में प्रॉपर पूरा हो रहा है, तो दे आर लाइक फोकसिंग ऑन स्टडीज ऑल्सो, कि जितना कम टाइम पढ़ रहे हैं बट खाली दिमाग से पढ़ रहे हैं। और मेरा होता था कि भाई मैं पढ़ते हुए दीवार पे देख के सोचने लग जाता था कि यार अगर ये परफॉर्मेंस दे देता था मैं वहाँ पे, तो ऐसा हो जाता। तो मुझे लगता है कि ये भी एक कमी होती है जो आपको अंदर ही अंदर मतलब खाता रहता है, इन्फीरियर फील करवाता रहता है कि क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। वो उससे आपके दूसरे पार्ट्स ऑफ लाइफ पे मतलब खराब होते हैं कि लेट्स से कि मैं पढ़ ही रहा हूँ तो लेकिन स्टिल मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। कभी ऐसा फील भी आया आपको? 100% एग्जैक्टली जो आपने बोला, एग्जैक्टली वही था कि आप 10 घंटे पढ़ तो रहे हो, बट 10 घंटे पढ़ के तो हम 4 घंटे क्रिकेट पे सोच रहे हैं ना, क्या वो छक्का मार दिया होता 2 घंटे अपने स्टेज का सोच रहे हैं, खेल ले तो उसके बाद पढ़ ले तो सेम रिजल्ट्स आई थिंक, लाइक आई थिंक बेटर रिजल्ट्स, कि दिमाग फ्रीली पढ़ रहा है। जितना आप कॉन्फिडेंट होते हो अपने बारे में, अपनी बीइंग के बारे में, दैट हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, उतना आप बाकी हर फील्ड में एक्सेल कर सकते हो। द प्रॉब्लम इज कि जो कॉन्फिडेंट नहीं है इंसान, वो हर फील्ड में मीडियोकर ही रह जाता है। आप इधर भी मीडियोकर, उधर भी मीडियोकर, उधर भी मीडियोकर, अब कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ ये सारी चीज़ें, बट हर जगह मीडियोकर ही रह जाते हैं, बिकॉज इंटरनली यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ। तो वो एक फाइनल एक्सेप्टेंस एंड कॉन्फिडेंस इज वेरी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इनफैक्ट रिलेशनशिप्स में बहुत बड़ा प्ले करता है वो रोल। इसका लेयर ये भी हो सकता है ना कि फियर ऑफ जजमेंट है, कि वो तो इवन ऑफ गोइंग कि यार ये भी हो सकता है लोग क्या सोच रहे होंगे, मतलब वी डोंट परस्यू थिंग्स बिकॉज ऑफ दैट एज वेल। और
मतलब वो एक आई थिंक इट्स सेनेका हु सेड कि वी सफर इन आवर इमेजिनेशंस मोर इन रियलिटी. तो वो उधर तो हमने ये सोच लिया कि यार मतलब स्टेज पे जाएंगे तो वो भी फियर होगा, लोग क्या सोचेंगे, यार इसको तो गिटार नहीं बजाना आता. तो आई थिंक उससे भी हम वो मीडियोक्रिटी फियर ऑफ जजमेंट तो अंडर कॉन्फिडेंस का ही बाय प्रोडक्ट है ना. जो कॉन्फिडेंट इंसान नहीं सोच रहा है, इंसान कॉन्फिडेंट इंसान कर रहा है, फिर देख रहा है क्या होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रहा है. अंडर कॉन्फिडेंट इंसान करने से पहले सोच रहा है कि लोग क्या सोचेंगे. तो कॉन्फिडेंस का ही बाय प्रोडक्ट हो गया फियर ऑफ जजमेंट, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें इज समथिंग लाइक दैट ओनली. इससे हम अगर वो बात करें कि आप अपनी जो आपकी वाइफ है अब उनसे आप मिले तो क्या कैसे रीच आउट किया आपने? तो वहाँ पे भी कुछ था कि फियर ऑफ रीचिंग आउट होता है, एक अप्रोच करना होता है, फिर आपने कैसे उसको एक रिलेशनशिप को कैसे अप्रोच किया, और अब जो आपके पास यू हैव ऑल द नॉलेज इन ऑल, तो कुछ आप चेंज करते पीछे कि ना बिल्कुल नहीं. मतलब वो पार्ट तो आई थिंक वो लाइफ ऑफ उस पार्ट पे पहुँच चुके कि एवरीथिंग दैट यू हैव डन एंड एक्सपीरियंस्ड वो एक लर्निंग पाथ है. ऑफकोर्स जज करना अपने पास्ट को बहुत आसान है कि ये कर लेता, वो कर लेता, ये डिफरेंट कर लिया होता, बट अगर डिफरेंट करने की कैपेबिलिटी हो तो कर ली होती. उस वक्त थी नहीं कैपेबिलिटी. तो एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो किया सही किया उस पॉइंट पे. बट हाँ, टॉकिंग टू कैसे रीच आउट करा, आई थिंक दिस इज़ वन थिंग अबाउट बोथ. आई मीन हम एज अ पार्टनर, भावना इज़ अ नेम, कि हम दोनों के बीच में सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअली कंपैटिबिलिटी वाज वेरी हाई. कि जिस लेवल पे इंटेलेक्ट हमारा मैच कर रहा था, दैट वाज समथिंग ब्यूटीफुल एंड दैट इज़ द रीज़न वी क्लिक्ड. मतलब क्लिक्ड लाइक एनीथिंग, मतलब एज अ गुड फ्रेंड. मतलब अगेन गुड फ्रेंडशिप इज़ द की आई फील, एंड वो आज भी है. मतलब 10 साल हो गए मिले हुए भी, लेकिन फ्रेंडशिप आज भी उतनी ही स्ट्रांग है. तो वो पार्ट है कि फ्रेंडशिप प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी क्रूशियल रोल. तो वो इंटेलेक्ट हमारा बना, उस तरीके से मैच किया, हम कुछ भी शेयर कर पाते थे, कुछ भी बात कर पाते थे, ग्रो कर पाते थे, एक दूसरे को पुश कर पाते थे. आई थिंक दैट हैज़ बीन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. डू यू थिंक कि नेसेसरी है कि दोनों पार्टनर्स मतलब दैट्स गुड दैट यू बोथ वर दैट वे, बट ऐसा इफ वन पर्सन, मेरे को लगता है लोग ये फील करते होंगे, इफ दे फील दे आर इमोशनली इंटेलिजेंट और उनको पार्टनर वैसा सा नहीं मिलता, आइदर क्या होता है कभी कभी कि दैट पार्टनर फील्स इन्फीरियर कि यार इसकी तो बहुत अच्छे से डील कर लेता है एक चीज़ से, और एक हो सकता है कि आपको मिले ना और आप फील करते हो कि यार आप ही मतलब आके चीज़ें सॉल्व कर रहे हो, ये कर रहे हो. तो ज़रूरी है कि दोनों इमोशनली इंटेलिजेंट होने चाहिए, या ग्रो हो सकता है बंदा, ऐसा क्या? नहीं, बिल्कुल ग्रो हो सकता है. आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे मैटर यही करता है कि कितनी विलिंगनेस है आपकी रिलेशनशिप पे काम करने की और कितना समय देना चाहते हो उस पार्ट के लिए. बट दिस इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी जेनरिक केस. अगर मान लो सच में केस है जहाँ पर अ पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग थ्रू डिसऑर्डर, लाइक एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन डिसऑर्डर, समथिंग लाइक दैट, and the other person does not have any disorders. The problem has the person is general person but does not have a disorder. तो इस केस में ये हो सकता है कि दूसरा इंसान पे हावी हो सकता है वो फीलिंग्स, बिकॉज अब जो बंदा ऑलरेडी एंशियस है उसका फीलिंग्स अगर उसे पता होता हैंडल करना तो कर चुका होता, बट उसके लिए इट्स मोर देन नॉर्मल. तो इम्पैक्ट करना इमोशंस का, तो वो दोनों पे डिपेंडेंट होगा, वो दोनों कैसे हैंडल कर रहे हो उस चीज़ को, कैसे उसको गाइड कर रहे हैं, कैसे अप्रोच कर रहे हो सारी चीज़ को, तब भी वर्कआउट कर सकता है. ऐसी बात नहीं कि वर्कआउट नहीं करेगा, बट हाँ विलिंगनेस दोनों साइड से बहुत ज़रूरी है. और ये समझ के चलना कि देयर आर गोइंग टू बी टाइम्स एंड डेज जहाँ पे दूसरे इंसान के ऊपर ज़्यादा बर्डन आ जाए, अगली बार उससे दूसरे इंसान के ऊपर ज़्यादा बर्डन आ जाए, बट उसको एज अ मार्कर नहीं लगा लेना कि आज मैंने ज़्यादा किया, आज तुमने ज़्यादा किया वाली चीज़. स्कोर कार्ड नहीं. हाँ, स्कोर कार्ड नहीं रखना. आज ये हुआ. राइट, लोग करते काफ़ी बारी. आई थिंक वो सबसे ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि आप फिर वो आप टीम हो. मतलब हम ना ये बात कर रहे थे कि हम रिलेशनशिप अपनी की बात कर रहे थे कि हम दोनों रहे हैं, तो हमने ना देखा है कि कभी कहीं ना हम फाइट करते हैं जब, तो हम प्रूफ करना चाहते हैं, देखा मैं सही था ना, बट एक्चुअली में इट्स अ टीम, और आपको बर्ड्स आई व्यू से देखना है कि यार इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं. बिल्कुल, बर्ड्स आई व्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि दूर से देखना. और अगर दोनों इंसान को एक दूसरे पर ट्रस्ट है ना कि हम दोनों चाह वही रहे रिलेशनशिप को बिल्ड करना, फिर तो बहुत स्मूथली चलेगा. प्रॉब्लम ये आ जाती है काफ़ी बार कि वो ट्रस्ट ही नहीं बिल्ड हो पाता है, बिकॉज किसी ने कुछ ऐसा कर दिया होता है टाइम्स, या गैप आ गया होता है, कम्युनिकेशन सही नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं. मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ. जब आपने भावना मैम को आप पहली बार मिले, तो क्या वो लव एट फर्स्ट साइट था? So again, we both have too practical to do that. क्योंकि मैंने इतने बार मैं बताता हूँ, इतने लोगों से सुना है कि स्पेशली लड़कों से, और बी जे शेट्टी हो गया, अश्नील ग्रोवर हो गया, तो उन्होंने बताया है कि जब हमने अपनी वाइफ को पहली बार देखा तो माइंड में आ गया कि लाइक शी इज द गर्ल आई वांट टू मैरी, लाइक शी विल बी माय वाइफ. मतलब वो
पहले नजर में ही आ जाते हैं, और Gut कितने feeling. लोगों से गट फीलिंग जो आ जाती है, तो ये सच में होता है शिव? नहीं, नहीं ये प्यार नहीं, ऑब्सेशन हुआ ना फिर। आप खुद बताओ कि अगर मैं किसी एक वुमेन को देखता हूँ, मैं शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एंड उसे देख के मैं कहता हूँ कि नहीं, दिस शी इज गोइंग टू बी माई वाइफ, देन ये हाउ डू आई नो हर? ना मुझे पता वो इंसान कैसी है, ना मुझे पता वो इंसान का ट्रॉमास क्या है, ना मुझे पता उस इंसान के इश्यूज़ क्या है, ना मुझे पता वो इंसान बात कैसे करती है। बस मुझे शक्ल देख के पसंद आ गई तो मैं कहूँगा मुझे शादी करनी है। तो ये तो ऑब्सेशन वो एक लुक के पीछे। अब जब वो इंसान सच में आपके लाइफ में आएगा, और ये होता है, ये भी आप नोटिस करोगे, जितना ऑब्सेसिव इंसान का प्यार होता है ना, उतना वो जल्दी भागता है उस रिलेशनशिप से मिलने के बाद। एंड दैट इज़ वे मोस्ट मेन आर, यही होता है ना, वो चेज़ करते वक्त तो ऑल इन चले जाते हैं, जब मिल जाता है फिर भूल जाते हैं कि अब भाई हो गया, अब तो चलो अगले पे चलते हैं, अगले चेज़ करने में चलते हैं। बिकॉज देन आपका आइडिया ऑफ रिलेशनशिप भी बहुत ही अनरियलिस्टिक था। फॉर लव के लिए, रिलेशनशिप के लिए आपको लुक्स कितना मैटर करेगा, किस पॉइंट पर मैटर करेगा? उसके बाद एक्चुअली बाकी चीज़ें भी तो आपको समझनी होंगी ना। अट्रैक्शन इज इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई एम सेइंग कि उसके बाद एज अ पर्सन आपके लाइफ में क्या आप लोग कर पा रहे हो एक साथ, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ही ये है कि आप जब आपके लाइफ में वो पर्सन आ रहा है तो कितना शी इज एडिंग टू योर, मतलब कितना आप एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो। जैसे आपने बताया कि आपका इंटेलेक्चुअल, आपका भावना मैम से मैच कर रहा था। गोल्स आप लोग कैसे बना रहे हो, कैसे ग्रो कर रहे हो लाइफ में? सिमिलर गोल्स हो, सिमिलर आई थिंक गोल्स से ज़्यादा सिमिलर थिंकिंग हो कि हम इस तरह से सोच रहे हैं, हमारा माइंडसेट दोनों का एम्बिशियस माइंडसेट है, तो वी वांट टू डू समथिंग। और शायद आई थिंक ये भी चीज़ों किसी को चाहिए होती है अपनी पार्टनर में। तो बट ये क्वेश्चन मेरे बहुत टाइम से था कि लव एट फर्स्ट साइट वाला ये आपने प्रूव नहीं, लव एट फर्स्ट साइट तो मुझे तो वही लगता है प्रॉपर्ली कि इट्स अ प्योरली आप सिर्फ एक पैरामीटर के बेस पे जज कर रहे हो, और बहुत अनरियलिस्टिक है, एंड इट इज नॉट लव एट ऑल। मतलब 1% चांस है कि सक्सेसफुल होगा, नहीं तो वो भी होने को तो हो जाए, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, बट जिसे सुनते हैं वो ऐसे ही बताता है ना। फिर हम इससे बात करी, मुझे अच्छा लगा और मुझे पहले ही फील आ गई कि लाइक यही हो सकता है, मेरा पार्टनर यही बनेगा। तो मैं आई थिंक शायद भावना आपके साथ ये ना हुआ है आपका। नहीं, हम लोग वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स एट फर्स्ट, मतलब लगा पॉइंट, एंड देन एक पॉइंट जहाँ लाइक वो थॉट आ गया एक पॉइंट के बाद कि हाँ नो दिस इज इट, देन वहाँ से देयर इज नो टर्निंग बैक। आप तो ट्विटर मिले थे ना? हाँ, तो आप क्या ट्वीट से एक दूसरे को? हाँ, मतलब ट्वीट्स, मैसेजेस एंड अदर थिंग्स, देन फिर बातचीत चालू हुई, देन कनेक्शन। तो आपका मतलब वही इंटेलेक्ट से ही वो स्टार्ट हो गया कि दोनों को मतलब वो लव आपका वो ऐसे बिल्डअप हुआ। बट आई थिंक अट्रैक्शन भी एक मतलब एब्सोल्युटली है तो सही, पर वो ये जैसे कि ब्यूटी दिख रही है, लाइक देयर आर 10 गर्ल्स बट एक गर्ल पे जाके मेरे को हुआ कि यार आई शुड गो एंड एक्सप्लोर। ऑब्वियसली मतलब वो चीज़ बोलना कि यार यही है सब कुछ, दैट इज ऑब्सेशन। आप समझ लो, बिल्कुल आई एम नॉट सेइंग कि आप अट्रैक्ट नहीं हो सकते किसी से, आपको पसंद नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। नेचुरल बॉडी, मतलब इंसान बना ही उस चीज़ के लिए, अट्रैक्ट होने के लिए, बट उस पॉइंट पे यू डोंट हैव द राइट डेटा टू जज एनीथिंग और कंक्लूड एनीथिंग, यू आर टू अर्ली टू डिसाइड एनीथिंग। आप जाओ, आप करना चाहो बिल्कुल करना चाहो, दैट इज ट्रू एंड वेरी राइट, बट उस पॉइंट पे आप वो फीलिंग को मैग्नीफाई करके देख रहे हो बहुत ज़्यादा। ऑल्सो लेट्स एक्सप्लोर कि जैसे हम कह रहे थे कि हमारे पास डेटा नहीं है, तो व्हाट डेटा डू वी रियली नीड, और क्या लोग डेप्थ में जाते हैं, और आर दे लाइक वेरी शैलो कि मतलब एक्चुअली दे डोंट गेट टू नो द थिंकिंग ऑफ अदर पर्सन और हाउ दे व्यू सर्टेन एरियाज जो बहुत नेसेसरी हो सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, और उस वे से क्यूरियस नहीं होते। तो आई थिंक वो चीज़ हो रही है, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे क्वेश्चंस, क्या चीज़ें पे जाके, टॉपिक्स पे जाके बात करनी चाहिए? मेरे हिसाब से मैं इसको एक अच्छे से फ्रेम कर देता हूँ। मैं 27 हूँ, तो अब सारे हैं कि शादी करा लो, और मैं तो 22 मानता हूँ अपने आप को भी। तो सब तो मैं अब लेट्स से मैं अरेंज मैरिज के सेटअप में जा रहा हूँ, तो मैं उस लड़की से लाइक लेट्स से 3 नॉन नेगोशिएबल्स क्या मुझे पूछने चाहिए और क्या उससे जानने चाहिए कि उसके उस पर क्या व्यूज़ है और किस तरह सोचती है, लाइक समथिंग लाइक दिस कि हम नहीं, आई थिंक वेरी वैलिड पॉइंट, बट मुझे लगता है ना कि इंसान सिमिलैरिटीज़ में उसे बहुत कंफर्ट मिलता है। अगर मेरे से सिमिलर पार्टनर मिल गया तो वेरी कंफर्टेबल, बट डिफरेंस से ग्रोथ होता है, राइट? लाइक माइंडेड पीपल आर गुड फॉर योर ईगो एंड गुड फॉर योर कंफर्ट, बट डिसलाइक और अनलाइक माइंडेड पीपल आर वेरी गुड फॉर योर ग्रोथ। बट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप उस डिसलाइक्स और डिफरेंसेस को हैंडल कैसे कर रहे हो। मोस्ट पीपल पैनिक एट डिफरेंसेस, द मोमेंट आई सी समथिंग डिफरेंट हम पैनिक कर लड़ने लग जाते हैं उस चीज़ से। तो एक राइट बैलेंस कि कंफर्ट भी हो बट आप डिफरेंसेस भी मिल सके। तो आई थिंक रादर देन क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग, 2-3 पैरामीटर जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप के लिए। नॉन नेगोशिएबल, पहला चीज़ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, इससे ऊपर कुछ आता ही नहीं है। अगर आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हो एज ए इंडिविजुअल, देन आप कभी भी एक्सट्रीमिटीज़ में नहीं जाओगे।
ना रिएक्शन में, ना चीज़ों में। आप समझोगे कि ये इंसान है, ये ऊपर नीचे नहीं मेरे से, ये सुपीरियर इन्फीरियर नहीं मेरे से। प्रॉब्लम तब आती है जब हम इंसान को इन्फीरियर देखना चालू कर देते हैं, तो नेचुरली हमारा बिहेवियर, इमोशंस, फीलिंग सब होने लग जाती है। दूसरी चीज़, जब आप रिस्पेक्ट करोगे दूसरे इंसान को, तो नेचुरली आपको समझ में आएगा कि मुझे कैसे डील करना है उस इंसान के साथ, कैसे अपनी बातों को आगे रखना है। तो रिस्पेक्ट हैज़ टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे इज़ कम्युनिकेशन, कि दोनों इंसान कितने कम्युनिकेटिव है अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में। बिकॉज अगर आप फील बहुत कुछ कर रहे हो, समझ भी रहे हो बहुत सारी चीज़, बट आप कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहे कि मुझे क्या हुआ था, मुझे क्यों ऐसा फील हुआ, आप मान सकते हो, खुद को बोल सकते हो नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, मतलब मैं कम्युनिकेट ना करूँ फिर भी चल रहा है मेरा अच्छा खासा। बट रियलिटी में आपको लग रहा है कि आपका अच्छा खासा चल रहा है बिना कम्युनिकेट की, बट आपका कम्युनिकेशन ना करना आपके पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर को भी पुश कर रहा होता है। पीपल हु से दैट दे आर इमोशनलेस, दे डोंट टॉक अ लॉट, कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं चुपचाप ही सही हूँ, उनका बिहेवियर ऑटोमेटिकली उस नॉन कम्युनिकेटिव रीजन का शेप होता रहता है। उनकी पर्सनैलिटी भी एक तरीके से बन जाती है, दबी हुई या विक्टिम माइंडसेट वाली भी काफ़ी बार हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है। तो कम्युनिकेट करना तो ज़रूरी है। आप कैसे कम्युनिकेट करो, किस पॉइंट पे कम्युनिकेट करो, ये ज़रूरी है। नॉट नेसेसरी कि हर बार, क्यों, बिकॉज सी एक मैन और वुमेन जब साथ आता है ना, दोनों साथ में सेम तरीके से कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। एक वुमेन जिस लेवल पे इमोशंस को देख पाती है वर्सेस अ मैन जिस तरीके से इमोशंस को देख पाता है, बहुत डिफरेंट चीज़ है। वुमेन आर जनरली मोर इमोशनली अवेयर एंड इंटेलिजेंट देन मेन, ऑलवेज। men are not very emotionally aware and conscious। तो नेचुरली अगर वुमेन ये एक्सपेक्ट करने बैठ जाना स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे कि जो मैन से में शादी करनी है वो भी इमोशनली अवेयर और इंटेलिजेंट हो, तो अपने वो डायमेंशन पे देखेंगे, मैं यहाँ हूँ ना, उसे भी यहाँ होना चाहिए। हो ही नहीं सकता, आप किसी से शादी नहीं कर पाओगे फिर तो, बिकॉज कोई मैन होता ही नहीं उतना इमोशनली इंटेलिजेंट आप देख पा रहे हो चीज़ों को। तो वो पार्ट समझ का ना कि उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो कितना मेहनत कर रहा है कम्युनिकेट करने के लिए, रिफर्ट करने के लिए, समझने के लिए, वर्कआउट करने के लिए। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड अ थर्ड थिंग, ये बहुत जेनरिक नहीं है कि मतलब ये बोल देते हैं हम कि वुमेन और मेल्स, मतलब कि नहीं जेनरिक नहीं है, एक्चुअली सच है ये। दिस इज टू एक्ट, दिस इज आई थिंक देयर इज सम ग्रे इन इट, कि ग्रे तो चलो हो जाएगा, कुछ जो बहुत मेहनत किया जिस इंसान ने, जिस मैन ने, वो चीज़ कर लेगा, बट वो फिर भी उस इंटेंसिटी पे मैच नहीं कर पाता है जिस लेवल पे, अगर उसी लेवल पे अगर वुमेन स्टैंड कर रही है। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीमेटिक ट्रॉमेटिक केसेस जहाँ पे बात चीज़ हो रही है। एक मैन सेम इन्वायरमेंट, एक वुमेन ऑफ सेम इन्वायरमेंट में डाल दिया जाए, दैट वुमेन विल बी मोर इमोशनली अवेयर देन अ मैन, एंड दैट इज बायोलॉजी। आप 2-3 साल के बच्चे को देखो, आपने कभी छोटे बच्चों के आसपास देखा है, कोई ऑब्जर्व किया फैमिलीज में? हैव यू एवर सीन कि वुमेन चाइल्ड, 2 साल की अगर लड़की या 2 साल का लड़का है, वुमेन गर्ल जो बच्चियाँ होती है वो ज़्यादा जल्दी वर्बल हो जाती है, बोलना चालू करती है कंपेयर टू मैन, कंपेयर टू द बॉय। बॉयज आर एडवेंचरस, वो इधर ये करना है, उधर करना है, ये करना है, वो करना है। गर्ल्स आर मोर एक्सप्रेसिव, और गर्ल्स बचपन से उनका इंक्लिनेशन रिलेशनशिप्स की तरफ होता है। वो अपनी मॉम के साथ रहेंगी, अपने फादर के साथ रहेंगी, अपने फ्रेंड्स बनाएंगी। लड़कों का होता है शैतानी में, इधर ये तोड़ दो, उधर वो तोड़ दो, राइट? तो बचपन से ही ये बायोलॉजिकल है हमारे दिमाग में कि बचपन से ही मेन इमोशंस को बहुत लेट प्रोसेस और ऑब्जर्व करते हैं, और वुमेन पहले करती हैं। अब इसमें दोनों का ड्रॉबैक्स है। पहला पार्ट ड्रॉबैक मेन के साइड, बॉयज़ के साइड से क्या है कि सिंस दे आर ऑफन वेरी मोर एडवेंचरस एंड मोर आउटगोइंग एंड मोर सॉल्यूशन फोकस्ड, they become critically thinkers, but they are very lacking in the emotional awareness and emotional vocabulary. Okay. Girls on the other hand, they think emotions, they feel emotions, they act upon the emotions, they talk more. लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम हो जाता है कि उनके साथ at the end of the day many times they end up just feeling those emotions without being able to act upon it. You would see this thing. अब man और women कंपेयर करो आज की डेट में भी, a lot of the women will be just ruminating about their thoughts. वो सोचते रहेंगे, फील करते रहेंगे चीज़ों को, बट एक्ट नहीं कर पाएंगे। और मेन क्या करते हैं? एक्ट करते, फील ही नहीं करते। मैन सीधे जंप कर रहा है सॉल्यूशन पे, वुमेन सोचे जा रहे, फील करे जा रहे हैं कि आई एम वेरी सैड, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड, बट एक्शन नहीं ले पा रहे। बिकॉज अगेन ये बचपन से अगर उसको गाइड ना किया जाए ना राइट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा। अब वो 2 साल या 3 साल का बच्चे को अगर हम राइट डायरेक्शन दे देना, दैट फॉर अ गर्ल चाइल्ड हु इज ऑलरेडी मोर इमोशनली वायबल एंड इमोशनली मोर डिपेंडेंट एंड मोर क्लियर, वो रिलेशनशिप सेंट्रिक बनना चालू हो जाती है कि मुझे बिल्ड करना है, मुझे बनाना है, मुझे रिलेशनशिप बनाना है। अब इस चक्कर में क्या होता है ना, कोई भी इंसान जो रिलेशनशिप सेंट्रिक हो जाता है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो जाता है, वो नेचुरली में प्लीजर बन जाता है। बिकॉज देन रिलेशनशिप बनाने का सबसे पहला फंडा क्या है? अपनी नीड्स को सप्रेस करो, उसको आगे दो, ताकि रिलेशनशिप बिल्ड हो सके। सो मोस्ट वुमेन यू वुड सी बिकम पीपल प्लीजर्स। तो यहाँ पे छोटे उम्र से लड़कियों को सिखाना बहुत ज़रूरी है कि ओके ग्रेट, यू वांट टू परस्यू रिलेशनशिप, ग्रेट, यू वांट टू बिल्ड कनेक्शंस, बट आल्सो नो व्हाट आर योर नीड्स एंड टॉक अबाउट योर नीड्स विदाउट फीलिंग गिल्टी।
मेन को क्या, बॉयज़ को क्या सिखाना ज़रूरी है बचपन से कि तुम्हें ऑलरेडी समझ नहीं आ रहा कि इमोशंस क्या फील कर रहे हो, तो बिल्ड देयर इमोशनल वोकैबुलरी. तो ऑल्दो यू आर राइट कि डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन मेहनत करने पे इंसान पहुंच सकता है अपने लेवल पे, लेकिन जेनरिक लेवल पे अगर बात की जाए, एक बहुत ही मैक्सिमम लेवल बात की जाए ना, तो वुमेन का जो वुमेन इमोशंस को देखने का नज़रिया है वो बहुत बचपन से डेवलप हो गया, जो हम 15 साल के बाद सोचना चालू करते हैं. तो नेचुरली दे आर रनिंग फार अहेड देन अस कंपेयर टू इमोशंस एंड अवेयरनेस. आई स्टिल समटाइम्स थिंक कि काफ़ी मतलब ग्रे है ये, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ फीमेल्स विच आर लाइक बोथ मोर इमोशनल, लेस इमोशनली इंटेलिजेंट, एंड ऑब्वियसली मेल्स एज वेल. मतलब when I view successful people या फिर people who are like doing good in their fields right now, तो मतलब मैंने काफ़ी मेल्स देखे हैं, दे आर वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट एज वेल. बट वो ये मतलब तब मेरे को शायद ग्रे लगता है. बट या इट्स जेनरिक बायोलॉजिकली अगर किसी को समझाना हो तो आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज, हाँ, वो फिर पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट है ना, वो मेहनत कितना कर रहा है उस चीज़ के लिए. अब मेहनत ना करो, बिल्कुल फ्रेम से उठाओ, तो ऑब्वियसली वो पॉइंट रहेगा. मतलब वो आ जाता है ना, जैसे कोई आपकी बात सुन के ये फ्रेम उठा ले कि अरे यार मतलब हम तो कभी हो ही नहीं सकते, तो फिर ये विक्टिम वाला नहीं. That's why मतलब I am ये बात सही, बिल्कुल सही कि हाँ, adding मतलब इट्स नॉट अबाउट बीइंग द विक्टिम कि हम गलत कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते. मेहनत करोगे तो कुछ भी कर सकते हो. यू हैव टू जस्ट बी फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. एंड ऑब्वियसली वही है कि अपनी इमोशंस को या अपने आप को वो प्रोसेस में के थ्रू जाना इज वेरी टफ, एंड दैट्स व्हाई पीपल अवॉइड इट. एग्जैक्टली. तो वो चीज़ सबसे आ जाती है. 100%. थर्ड पैरामीटर मतलब हाँ, कम्युनिकेशन हो गया हाँ, हमारा. हाँ. और क्या था? रिस्पेक्ट, हाँ, कम्युनिकेशन. एंड थर्ड थिंग इज कि आपका इंडिविजुअल पर्सनल गोल्स क्या है. ओके. आप रिलेशनशिप में हो तो आप जान रहे हो कि हम एक दूसरे के लिए क्या करना चाहते हैं, बट दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आप खुद के लिए क्या कर रहे हो, लाइफ में क्या करना चाहते हो, लाइफ में खुद के अपने क्या गोल्स एम्बिशंस है. बिकॉज जिसके खुद के गोल्स एम्बिशंस नहीं होंगे, दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट बन जाता है, और वो डिपेंडेंसी फिर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से निकलती है. तो आप गोल्स का मतलब ज़रूरी नहीं कि आप पैसे कमाओ या रिसर्च ये करो वो करो, ज़रूरी नहीं है. इट्स ऑलवेज अबाउट कि आप खुद में क्या है. फॉर एग्जाम्पल, कोई a person just wants to stay at home and just focus on the family. That could be a goal as well. Yeah. But take complete ownership of that. कि ये मेरा गोल है, ये मुझे करना है, एंड यू एम वेरी हैप्पी डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग. तो तुम अच्छे से उसको डेवलप करोगे. बट बीच में फंस जाना कि मुझे वो भी करना था बट वो नहीं करने का मौका मिल रहा है, तो ये करना पड़ रहा है, तो ये एक विक्टिम वाला चीज़ पहुंच जाते हैं. एंड देन दैट इज वेरी बिकम प्रॉब्लम. फिर जब इस पॉइंट पे इंसान पहुंच जाता है, खुद के जब अंडर कॉन्फिडेंस पॉइंट पे पहुंच जाता है ना, तो दूसरे इंसान को ट्रबल करना चालू कर देता है. बिकॉज ऑफ कोर्स इफ आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, आई विल नेचुरली want to seek confidence from them, and then उसके accordingly चीज़ें बहुत अगली हो जाती है टाइम्स. ये सेगवेस में भी कर सकता है कि सैक्रिफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज लोग करते हैं फिर. हाँ, कि फॉर एग्जांपल दो जो कपल हैं, वो उनमें से एक कहता है कि यार आई हैड दिस गोल और मेरे को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आई हैव टू मूव टू अनदर सिटी, बट वो लड़की की जॉब वहाँ पे है. तो if out of love that girl says कि okay I'll move with you, तो वो sacrifice compromise वहाँ पे कब तक ठीक होता है और कब वो जाके बाद में resentment के. देखो, अगर sacrifice compromise आप कर सको ना उस लेवल पे कि जहाँ पे आप completely okay रहने वाले उस प्रोसेस के साथ, अलग रहने वाले चीज़ के साथ, तो ठीक है, फिर आप ठीक हो, फाइन हो. बट आपको पता है कि इट इज़ कमिंग एट अ कॉस्ट ऑफ योर ओन नीड्स, ऑफ योर ओन इमोशंस, ऑफ रिलेशनशिप डायनेमिक्स, देन एक पॉइंट के बाद वो फ्रस्ट्रेटिंग हो ही जाता है. आइडली तो मेरे ख्याल से वही होता है कि देखो, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है हर इंसान को रिलेशनशिप में, बिकॉज आप दूसरे इंसान के साथ हो, नेचुरली आपके लिए अगर रिलेशनशिप प्रायोरिटी तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. बट वही कितना ज़्यादा आप कंफर्टेबल हो उस चीज़ के साथ, दोनों पार्टनर कितने ऑन बोर्ड हो इस चीज़ को लेकर. एंड जितना आप लोग ऑन बोर्डेड रहोगे इस चीज़ में, उतना आसानी से आप बिल्ड कर पाओगे बेटर डायनेमिक्स ऑफ द रिलेशनशिप. बट आई पर्सनली फील कि बहुत दूर या बहुत अलग अलग शहरों में रहना डज नॉट रियली वर्क आउट इन रिलेशनशिप्स. एक गैप आ जाता है एक पॉइंट के बाद, आप इमोशनली नीड्स आपकी फुलफिल हो नहीं पाएंगी नेचुरली, फिजिकल तो हो नहीं रही ऑलरेडी. तो आपको बचा क्या, मतलब व्हाट इज द एसेंस, व्हाट इज द इंटिमेसी दैट इज लेफ्ट इन द रिलेशनशिप. तो नेचुरली आज की डेट पे, पहले के ज़माने में फिर भी चीज़ें चल जाती थी बिकॉज ऑप्शन नहीं थे लोगों के पास. आज के ज़माने में तो आपके एक दिन बोर हो गए, आपको दूसरे दिन चांस मिल जाएगा. Exactly. तो ये चीज़ बोर होने वाला पॉइंट आ जाए ना, जहाँ पर कि आप नीड्स ही फुलफिल नहीं हो रही, बिकॉज रिलेशनशिप पर्पस वही है. एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि रिलेशनशिप इज फाइनली इवेंचुअली गिव एंड टेक थिंग. आप जितना देना चाहोगे उतना आपको मिलेगा भी. बट अगर गिव एंड टेक ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा रिलेशनशिप में, तो नेचुरली आप कितना उस बेसिस ऑफ मैरिज या बेसिस ऑफ लव पे ऑपरेट कर पाओगे. तो अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू गिविंग एंड व्हाट यू टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इमैनुअल कंट करके एक साइकोलॉजिस्ट है, तो ही टॉक्स अबाउट मीन्स टू एन एंड, बीइंग द मीन्स टू एन एंड. तो उसमें वो बात करते हैं कि जो आपका पार्टनर होता है, दैट
should be an end, not a means to something. For example, हम जैसे casual dating की बात करते हैं, तो that person is means to end, which is like sex, ठीक है. तो means to an end नहीं होना चाहिए, वो partner ही आपका end होना चाहिए. तो क्या लोगों को इसमें end कैसे ढूंढा जा सकता है? मतलब the person, जैसे आप कह रहे हो रिस्पेक्ट की बात होगी, तो वो रिस्पेक्ट से एंड हो सकता है या कैसे एंड होगा वो एज अ पर्सन? अगर मैं डेटिंग में जा रहा हूँ, तो हाउ शुड आई मेक श्योर दैट दिस पर्सन इज एन एंड, नॉट अ मीन्स टू समथिंग आई एम फाइंडिंग? देखो, इस स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे इट्स टू हार्ड टू जज दैट. जब आप किसी के साथ एंटर करते हो रिलेशनशिप में, हाउ डू यू नो कि होने वाला है सब कुछ? आप तो एक ट्रस्ट के साथ जा रहे हो, होप के साथ जा रहे हो कि ये वर्कआउट कर जाएगा मेरे साथ. ओके, तो आई थिंक इतना रिजिड भी नहीं हो सकते कि होने ही वाला है हर बार. ओके, बिकॉज अगर इस रिजिडिटी से के साथ जाओगे तो फंस जाओगे फिर. कि अब तो वर्कआउट कराना है, अच्छा इंसान हो ना हो, मुझे तो वर्कआउट कराना है. लेकिन आप, पहला मेरा पॉइंट है, आप समय लो रिलेशनशिप में समझने का, ऑब्जर्व करने का, वर्कआउट करने का. एंड अगर सही नहीं लग रहा तो मूव आउट एट द राइट टाइम एज वेल, rather than being stuck to a bad person or a person who is not adding any value to your relationship or life. लेकिन आइडियली अगर आप थोड़ा समय लो ऑब्जर्व करने का, मतलब टेक योर टाइम टू नो द पर्सन फर्स्ट बिफोर डेटिंग और बिफोर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, देन दैट्स द आइडियल केस. क्वेश्चन कितनी रेगुलरली करे बंदा कि लाइक अगर डेटिंग में भी बंदा घुस रहा है तो कितनी रेगुलरली क्वेश्चन करना चाहिए यार, हम सही जगह जा रहा हूँ, मतलब खुद को क्वेश्चन इवन विद देम एज वेल, कि वो एक लेट्स से कि एक सैटरडे बैठ के बात करी जा रही है कि हाँ हम ठीक जा रहे हैं, लाइक फॉलो अप है, असेसमेंट है कि कैसा चल रहा है रिलेशनशिप, डू यू थिंक इट्स गोइंग वेयर यू वांट एंड आई वांट एंड टुगेदर वी बोथ वांट. तो वो कितने रेगुलरली करना चाहिए और कि दोनों को वर्क भी ना लगे एंड इट्स नेचुरल एज वेल? देखो, म्यूचुअली अगर ये हो जाए ना बात करने वाली बात, तो सबसे बेस्ट है. लोग करते नहीं ना, बिकॉज ये बहुत ही ओवरवेलमिंग एंड बहुत टैक्सिंग प्रोसेस है. मैं वही कहने लगा था, रिजिड लोगों के जैसे मैं हूँ इस सिनेरियो में होऊंगा तो मेरे को बहुत रिजिड लगेगा ये बात करना. शायद मैं नहीं कर पाऊंगा ये बात. तो ये बात आपकी सही है कि लोग नहीं कर रहे हैं. अगर कर लेंगे तो इट्स रियली गुड. सैटरडे आ गया, अब बात होगी, बात होगी, राइट. ये तीसरे नंबर का पॉइंट तूने किया नहीं मेरे लिए. एग्जैक्टली, हाँ, बहुत टैक्सिंग हो सकता है प्रोसेस. तो आई थिंक ये जितना नेचुरल एंड ऑर्गेनिक आए ना उतना बेटर है. वो तो नहीं आता ना फिर. नहीं, बट वही डिपेंडेंट है. अगेन आई वुड से कि ये दो चीज़ ऐसी है ना जहाँ पे मेन एंड वुमेन के लिए उस पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग पहुँचना कि हम दोनों का गोल रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना ही है. अब हम उस रिजिडिटी से नहीं फोकस कर सकते हमेशा कि हमें सेम तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे, सेम तरीके से चीज़ें नहीं. हम अगर चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं और कोई एक प्रॉब्लम आ चुका है, देन बोथ शुड बी एबल टू रिस्पेक्ट ईच अदर. कि हम यहाँ पर खड़े हैं और दूसरे इंसान को बॉदर कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, माई पार्टनर इज बॉदर्ड अबाउट समथिंग, बट मुझे इलॉजिकल लग रही है चीज़ वो, एंड जनरली इलॉजिकल लग रही है मुझे वो चीज़, बट मेरे पार्टनर को तो परेशान कर रही है ना बात. एज सिंपल एज दैट. अगर उसे परेशान कर रही है, मुझे इलॉजिकल लगे या ना लगे, शी इज़ ऑलरेडी बॉदर्ड बाय दैट. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी टॉक अबाउट इट एंड डिस्कस कि क्या प्रॉब्लम हुई, कैसे इसको डील किया जाए बेटर तरीके से. तो वो अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट होगा तो नेचुरली इट विल फ्लो. बट वही प्रॉब्लम आ जाती है कि लोग इसको बहुत नेगेटिवली देखने लग जाते हैं. इसमें प्रॉब्लम सिर्फ मेन की नहीं है, वुमेन की साइड से भी है. मेन चलो भागते हैं इमोशन से, मोस्ट ऑफ द मेन रन अवे फ्रॉम दोस डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस एंड डिफिकल्ट इमोशंस. वुमेन की गलती क्या होती है कि वो काफ़ी बार वो जो मैंने बोला प्लीजिंग वाली चीज़, कि वुमेन के अंदर वो इनहेरेंट नेचर बन जाता है प्लीजिंग वाला. एंड रिलेशनशिप में भी आता है ये चीज़ कि वो मोस्ट वुमेन शो देयर बेस्ट साइड, मेन भी दिखाते हैं बेस्ट साइड ही, बट मोस्ट वुमेन शो देयर बेस्ट साइड इन रिलेशनशिप्स इन द इनिशियल फेज. बेस्ट साइड इन द सेंस कि आई एम अ वेरी कोऑपरेटिव, वेरी नाइस, वेरी सॉर्टेड, वेरी agreeable girl. But the moment you get into a relationship, then एक अलग पार्ट आता है, क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग वाला चीज़. तो वो भी प्लीजिंग वाला नेचर से है. तो ये भी गलत है. जब द मोमेंट यू आर सप्रेसिंग योर इमोशंस सो लॉन्ग, सडनली जब आपको गुस्सा आएगा ना, तो गुस्सा आप प्यार से बात नहीं, मतलब डिसेंटली बात नहीं कर पाओगे, आप चिल्लाकर ही बात करोगे. सो मोस्ट वुमेन स्टार्ट कॉन्वर्सेशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स विथ अ फाइट, विथ एन आर्ग्यूमेंट. अब जो मैन ऑलरेडी इतना इमोशनली नम है, उसको आप ऐसे बात करोगे तो ऑलरेडी भाग जाएगा पीछे. और यही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में. अ वुमेन हु वांट कीप्स ऑन शाउटिंग because she's overburdened by the relationship, and a man who is already emotionally avoidant because they have been avoiding a lot of things, they meet and they keep on repulsing each other, and then फिर relationship end हो जाता है एक point बाद, because कितना ही चलेगा वो part. तो वो दोनों को समझना जरूरी कि मैन को भी कि इट्स इंपॉर्टेंट दैट आप इमोशंस की बात करो, समझो दूसरे इंसान के पॉइंट्स को, और वुमेन को भी समझना कि अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, स्टार्ट फील होने चालू हो चुके तो स्पीक एट द राइट टाइम. आप इतना लेट बाल बोलोगे ना तो फट के निकलेगा वो, उस प्यार से नहीं निकलेगा. तो जितना जल्दी आप बोल सको एंड बोलोगे तो आप प्यार से बता पाओगे कि अच्छा मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है, इसको कैसे बेटर किया जाए, तो चीज़ें सॉल्व होंगी शायद.
इसको कम टाइम फ्रेम में अगर लेके जाना जाए तो कम्युनिकेशन ज़रूरी है। बिल्कुल। कि अगर कोई रिलेशनशिप में है या लेट्स से कोई अरेंज मैरिज सेटअप में भी जा रहा है तो वही कम्युनिकेशन, बट उसमें जज करना थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा बिकॉज आप बात ही बहुत कम हो रही है, आपको इतना कनेक्टेड भी नहीं हो उससे। राइट, उसलिए मैंने कहा ना कि रिलेशनशिप अरेंज मैरिज में तो बहुत मुश्किल है बात हाँ। समझ पाना, क्योंकि आप आपके पास 4 महीने भी मिल गए, 4 महीने इज टू लेस टू अंडरस्टैंड अ पर्सन। बट जैसे मैंने बोला जो कॉमन डायनेमिक सिस्टम कि बंदा कितना रिस्पेक्ट करता है आपको एज एन इंडिविजुअल, इफ समवन रिस्पेक्ट्स यू दे विल चेंज अकॉर्डिंगली। अगर मैं अपने बॉस को रिस्पेक्ट करता हूँ ना तो बॉस जैसा बोलेगा मैं ऐसा काम करूंगा, ऐसा सिंपल सी बात। हाँ। मैं कुछ चिल्ला नहीं सकता ना कुछ कर सकता, बिकॉज आई नो दिस कंपनी इज वेरी प्रेशियस फॉर मी, आई नीड टू वर्क हियर एंड द बॉस इज वेरी नाइस एज वेल, आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, अडैप्ट माई सेल्फ। मुझे ये बात भी लगती है कि जो आजकल लेट्स हम जेंजीज में आजकल जो पेशेंस है दैट इज़ ऑल्सो रीज़न कि रिलेशनशिप्स वगैरह बहुत ब्रेक हो रहे हैं, क्योंकि पेशेंस अब और लूज़ कर रहे हैं हम लोग, पेशेंस कम हो रहा है। जैसे आपने देखा सोशल मीडिया में 3 सेकंड का मेरे को अगर डोपामिन हिट नहीं मिला तो आई विल स्क्रॉल द रील, 10 मिनट में मुझे ग्रॉसरी चाहिए तो मेरे को ये ब्लिंकिट चाहिए, नहीं तो आई विल गेट पैनिक। तो लोग पैनिक हो रहे हैं, ट्रैफिक में खड़े खड़े गालियाँ दे रहे हैं और कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो इस चीज़ से पेशेंस बहुत कम हो रहा है, स्पेशली जेंजीज में तो और ज़्यादा कम हो रहा है उससे। तो अब क्या कर सकता है एक जेंजी बंदा की, मतलब ये पेशेंस रेगुलरली कम हो रहा है एंड इनडायरेक्टली कम हो रहा है कि हम चाहते भी नहीं कम हो बट ये हो रहा है। तो इसका अब जो इम्पैक्ट है लेट्स से रिलेशनशिप्स पे, रिलेशनशिप विद अ पार्टनर, विद फादर मदर, वो भी अफेक्ट हो रहा है क्योंकि फिर ये नेगेटिव इमोशंस निकलते हैं, एंगर निकलता है और आपकी मतलब आपको रिलेशनशिप में भी नई नई चीज़ें फिर यू नो वांट कि यार चलो नया कुछ होना चाहिए, नया कुछ होना नहीं होता तो फिर होता है यार अभी तो कुछ नहीं है, चलो छोड़ो आगे चलते हैं, लेट्स वो। बिल्कुल। तो इस पे आपका क्या टेक है, मतलब इस चीज़ को कैसे एक पर्सन इम्प्रूव कर सकता है इन द वर्ल्ड ऑफ दिस जहाँ पे पेशेंस हम रेगुलरली लूज कर रहे हैं? आई थिंक स्पेंड सम टाइम विथ योर सेल्फ एवरी डे, स्पेंड मतलब गुड टाइम विथ योर सेल्फ एवरी डे। ओके। इन सम एक्टिविटीज़ जहाँ पे पेशेंस हैज़ टू बी देयर, लाइक कुकिंग। कुकिंग करो आप, कुकिंग इज़ अ वेरी स्लो एक्टिविटी। अब आप रश नहीं कर सकते उस चीज़ को, बनना आधे घंटे में तो आधे घंटे में बनेगा वो चीज़। तो जितना उसमें आपको घुसना पड़ेगा विद अ पेशेंस, विद अ कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ माइंड, ऑटोमेटिकली आपको सिखा देगा पेशेंस। बट प्रॉब्लम वही ना कि हर चीज़ में हम क्विक रेसिपीज ढूंढते हैं, क्विक चीज़ें ढूंढते हैं। तो आज जो सोसाइटी एंड दुनिया बनी हुई है ना, वो आपको रश करने के लिए बनी है, भगाने के लिए बनी हुई है। बिकॉज भगाने से फ़ायदा बहुत है, जितना भागने का मौका मिलेगा उतना आपको जल्दी क्विक बक्स मिलेंगे। तो जितना पेशेंस है वो आप अपने लिए डेवलप कर सकते हो। जो भी भागने वाली चीज़ें हैं वहाँ पे फ़ायदा आपका कम है, दूसरों का ज़्यादा है। कि अगर कोई एक एप्लीकेशन है जो आपको 10 मिनट में डिलीवरी करा रही है, आपका फ़ायदा हो रहा है 5%, उन कंपनीज का फ़ायदा हो रहा है 95%। तो आप एक ऐसी एक्टिविटी भी चूज़ करो जहाँ पे आपको फ़ायदा हो 95%, कंपनी का फ़ायदा हो 5%। जैसे कुकिंग में आपका 95% जोमेटो का लॉस है, बट 5% आपका फ़ायदा होगा इवेंचुअली। गार्डनिंग एज वेल, गार्डनिंग एज मतलब लाइक क्रिएटिव स्टफ, गार्डनिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, समथिंग जहाँ पे आप वॉकिंग, मैं तो कहता हूँ वॉकिंग, एवरीवन शुड वॉक एवरी डे। फॉरगेट अबाउट द फिजिकल इफेक्ट्स, फिजिकल छोड़ दो, फायदा हो ना हो, 10,000 स्टेप्स। हाँ, मेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है वॉक करना। आप एक कामिंग कंपोज तरीके से चल रहे हो, रिलैक्स तरीके से, दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं उनको फेस कर रहे हो बिना ईयरफोन्स लगाए। ईयरफोन्स लगा के वॉक करना पॉइंट मूड हो गया फिर सारा, साइलेंस में। हाँ, साइलेंस में, या बात करते करते ही सही, किसी के साथ बात कर रहे हो, एटलीस्ट वहाँ भी तो बात शेयर ही कर रहे हो अपनी चीज़ों को। लेकिन डू अ कामिंग एक्टिविटी एवरी डे। प्लेइंग स्पोर्ट्स हो गया, या कुकिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, रीडिंग हो गया, एनीथिंग दैट इज स्लोज यू डाउन, बिकॉज द वर्ल्ड इज मेंट टू पुश यू एंड टू रश यू। इसके लिए मुझे लगता है लोग ट्राई करते हैं कि ट्रैवल करें और लाइक पीस ढूंढने के लिए दे गो टू माउंटेन्स एंड ऑल की। बट वहाँ भी तो रश ही हो गया ना अब तो। अब ट्रैवल भी एक ट्रैवल नहीं बचा, ट्रैवल बन चुका है इंस्टाग्राम। हाउ कूल इज माई लाइफ। एक्जैक्टली, ट्रैवल इज जस्ट अ वे टू शो हाउ ग्रेट यू आर। कितनी कंट्रीज ट्रैवल कर रहे हो आज इस साल में 3 कंट्रीज ट्रैवल करी, हाईलाइट्स पे वो कंट्री आ गया, हाईलाइट्स पे कंट्री आ गया, फिर वो कैफेज कौन से गए उसको डाल दिया। तो मतलब ये तो पुश हो गया ना सर, अब तो ट्रैवल का एजेंडा ही खत्म हो गया सारा। हम जैसे अब जेनजी की बात कर रहे थे एज वाइज, तो मैं एक ये एंटर करना चाहूँगा कि व्हाट डू यू थिंक, जैसे इंडिया इज़ वेरी कल्चरली रिच कंट्री, तो हर एक कल्चर में भी इमोशंस अलग वे से एक्सप्रेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ रहा था जैसे नॉर्थ वाली साइड में हम हैप्पीनेस बहुत अच्छे से वो करते हैं, फिर था कि साउथ वाली साइड में सैडनेस को
अंदर इंटरनल किया जाता है। हम वेस्ट वाली साइड चले जाएं तो वहाँ पे कहते हैं कि सैडनेस नहीं दिखानी या फिर कंट्रोल करना है। ऐसी नॉर्थ ईस्ट में कुछ और वे से देखते हैं। तो हर कल्चर में अगर अलग अलग देखते हैं तो इस वजह से तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई अलग अलग कल्चर्स का साथ में आता है, आई थिंक वो लव एक जैसा करेंगे बट उनके इमोशंस का मीनिंग डिफरेंट होगा। बिल्कुल। तो हम क्या इमोशंस की डेफिनेशंस में भी जा सकते हैं दूसरे बंदे को अंडरस्टैंड करने के लिए कि फॉर एग्जांपल हाउ यू लव एक ब्रॉड हो जाएगा, फॉर एग्जांपल हाउ यू ग्रीव, हाउ यू व्यू सैडनेस, हाउ यू फील जॉय। तो ऐसे हम ये डेफिनेशंस से भी दूसरे बंदे को जान सकते हैं और उनके बिलीफ सिस्टम्स को जान सकते हैं कि हाउ दे ग्रू अप। ये चीज़ भी पूछी जा सकती है। नहीं बिल्कुल, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो भी चीज़। एक बहुत ही डायनेमिक सिस्टम है। इनफैक्ट दैट इज़ वेयर ट्रैवलिंग बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनीवन्स ग्रोथ। ट्रैवलिंग एंड आई वुड से कि हर एक इंसान को अपने होम टाउन को छोड़ना चाहिए, मुझे तो लगता है। होम टाउन से निकलना लाइफ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होना चाहिए, लैंडमार्क होना चाहिए लाइफ में। बिकॉज एंड डोंट जस्ट मूव आउट ऑफ द होम टाउन, मूव आउट ऑफ होम स्टेट एज वेल। कि आप ऐसी जगह निकलो जहाँ पे आप जीरो हो, यू आर नथिंग, एंड देन यू हैव टू बिल्ड कनेक्शंस, यू हैव टू बिल्ड फ्रेंडशिप्स, यू हैव टू वर्क देयर। तो वहाँ पे आप खुद ब खुद पेशेंस एंड कंपैटिबिलिटी एंड कॉम्प्रोमाइजेस खुद सीख जाओगे। कि आप रह रहे हो नॉर्थ में, आप जा रहे हो साउथ में पढ़ाई करने जैसे, आप जॉब करने जा रहे हो, अब आप जीरो पे हो, आपको बनानी है, दोस्ती करनी है आपको, आप नेचुरली उसके लिए रिस्पेक्टफुल हो जाओगे। नेचुरली आप उनके अकॉर्डिंगली समझना चालू करोगे, उनके बिहेवियर को समझना चालू करोगे। तो कितना आपका दिमाग खुल जाएगा ना एक नई तरीके से दुनिया को देखने का। एंड रिलेशनशिप में बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज एक मैन और वुमेन तो दुनिया को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। एंड अगर आपका माइंड फिक्सेटेड है कि नहीं मेरा जो तरीका वही सही तरीका है, तो आप अपने पार्टनर का वही तरीका को जज करते रहोगे कॉन्स्टेंटली, ये क्यों नहीं देख पा रहे उस तरीके से। तो जेंडर हो गया, कल्चर हो गया, आई थिंक कंट्री से भी अलग कंट्रीज में। आई वॉज लिस्टिंग अ स्टोरी ऑफ समवन, तो कहते हैं हम वियतनाम गए एंड वहाँ पे दे हैड एन एक्सीडेंट, और वहाँ पे कोई नियर स्कूल था, तो उसके अंदर ही मेडिकल रूम जो होता है उसके अंदर ही वॉज लाइक गेटिंग द फर्स्ट एड। तो जब वो कर रहा था तो आसपास के सारे लोग हंस रहे थे एंड ही वॉज लाइक यार ये हंस रहे हैं यार, मेरे साथ इतनी बुरी चोट लगी है मेरे को। तो व्हेन दे गॉट टू नो, वियतनामीज कल्चर में होता है कि आपको डिस्कम्फर्ट ना हो, आप ऐसा ना फील करो कि बहुत कुछ हो गया, तो हंस के उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बट किसी के लिए हम लोग कहें कि यार हंस के दे रहा है, offensive हो जाएगा। तो आई थिंक ये कितनी इससे ये भी कितना मेरे लिए, मैं सुना, मैं कहा यार ये सोचा नहीं जा सकता ऐसी, मतलब वो कहते हैं ईस्ट में अलग होगा, अमेरिकन अलग सोचते हैं, जापानीज अलग सोचेंगे, तो उससे वो भी और बड़ा हो जाएगा। और इसी से मैं एक और भी अंदर जाऊँ, अगर लैंग्वेजेस में जाते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी वर्ड्स इमोशंस अलग डिफाइन करते हैं। ऐसी आई वॉज रीडिंग अबाउट सुदादे, इट वॉज एन इमोशन इन आई थिंक वियतनामीज कल्चर। उसमें था कि बीइंग हैप्पी वाइल मिसिंग, किसी को आप मिस कर रहे हो तो उसको खुश होके मिस करना, बट ये ऐसा सा वर्ड इंग्लिश में नहीं है। तो लैंग्वेजेस में भी इमोशंस अलग वे से डिफाइन हुए, तो अलग कल्चर्स की वो वहाँ पे मैं जा रहा मैं वो कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इस वजह से तो लैंग्वेज, हम इंग्लिश लैंग्वेज अगर देखा जाए तो हम अपने इमोशंस को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर देते। कुछ चीज़ें फील अलग वे से होनी हो, बट हमने सिर्फ एंग्जाइटी बोल दिया या हमने सिर्फ लव बोल दिया, जब वो कुछ और भी हो सकता था। देखो वो मीनिंग है जो आपने बताया ना, वो चीज़ एक आप ग्रीव कर रहे हो बट हैप्पीनेस के थ्रू ग्रीव कर रहे हो, दैट्स मोर ऑफ अ माइंडसेट थिंग। ओके, ग्रीव तो तभी ग्रीव है, लॉस तो तभी लॉस ही है, लेकिन हमने उस लॉस को एक अलग तरीके से देखने की कोशिश करी। ओके, तो हमारा लॉस थोड़ा बेटर फील हुआ। जैसे आई टेल यू कि पहले के ज़माने, अभी भी होता है, जैसे हिंदू कल्चर में होता है या मैक्सिमम कल्चर्स में होता है इनफैक्ट, कि जब कोई मर जाता है तो श्राद्ध होता है 13 दिनों का। तो 13 दिनों तक फैमिलीज आती है, आपके साथ रहती है, और आप उनके साथ बैठते हो, बातें करते हो, ग्रीव करते हो, रोते हो, सब कुछ करते हो, और देन इवेंचुअली सब कुछ प्रोग्राम के बाद चीज़ें ख़त्म हो जाती है। अब कल्चर को हटा दे, रिलीजन को बीच से हटा दे, बट बाई इटसेल्फ जो प्रोसेस है लोगों का साथ आना, आपने एक इंसान को खोया है, यू हैव लॉस्ट समवन, आपके अंदर एक खालीपन आ चुका है, उसको भरने के लिए नाउ पीपल आर कमिंग इन एंड टॉकिंग टू यू, शेयरिंग इट, टॉकिंग अबाउट, मेकिंग यू टॉक अबाउट द फीलिंग्स, दे आर एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, एंड देन 13-15 दिनों में आप अपनी फीलिंग्स को थोड़ा न्यूट्रलाइज करना, स्टेबलाइज करना सीख जाते हो, एंड देन पीपल गो अवे। तो कितना इंपॉर्टेंट, डीपली रूटेड ये कल्चर है, कम्युनिटी, राइट? कि कम्युनिटी, इसका तो पर्पस है कि आपकी फीलिंग्स को एड्रेस करके बेटर तरीके से डील किया जाए। अब हर कल्चर में अपना एक तरीका है उस चीज़ को निकालने का। तो दिस इज समथिंग, जितने हम कल्चर्स में घुसेंगे उतना हम समझेंगे कि हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ पर्पस रहा है। इट डज नॉट मीन कि हर कुछ का पॉजिटिव ही रहा है, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी रही है। Okay. जैसे बहुत सारे कल्चर्स में ये चीज़ें होती है, लाइक
कवरिंग योर सेल्फ या खुद को लिमिट करके रखना, स्पेशली वुमेन के साथ ऑपरेशन सप्रेशन इज़ वेरी हाई पहले कल्चर्स में. जस्ट बिकॉज वो सोसाइटली कल्चरल था, सही नहीं बोल सकते उस चीज़ को, बट लॉट ऑफ कल्चर्स हैव मीनिंग एसोसिएटेड विद इट. तो हम जितना समझेंगे उतना खुद को ग्रो कर सकेंगे और खुद ना समझ पाएंगे कि क्या मेरे लिए वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर पा रहा है. तो वो आई थिंक अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट. बाकी लैंग्वेज वाली बात, इमोशंस अगर देखा जाए तो इमोशंस तो है सबके लिए सेम ही. इंसान डील अलग तरीके से करता है चीज़ों को, एंड देन उसमें लैंग्वेज आप घुसा दो, कल्चर घुसा दो, एक तरीके से मैनेज कर लो. तो क्या जैसे अगर हम जैसे पॉप कल्चर में कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन एंड ऑल दीज वर्ड्स आर यूज्ड लाइक वेरी ऑफन, और ऐसे मजाक में ही कभी कभी बात की जाती है, बट क्या पता जो हमारे पहले हो वो एंग्जाइटी को कहें कि यार आई वाज जस्ट फीलिंग टायर्ड, और अब वो एंग्जाइटी बोला जा रहा है उसको. हो सकता है, बिल्कुल. तो वो जो मास्किंग ऑफ इमोशंस है कि हम एक्चुअली में कुछ और है बट वो हमने ये बोल दिया उसको. फॉर एग्जांपल इम्पोस्टर सिंड्रोम है, बट एक्चुअली में आपको इनसिक्योरिटी है. आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो बट मे बी यू आर केयरिंग अबाउट दैट थिंग मोर. तो व्हाई आर पीपल मास्किंग इट, और उस क्या वो जा सकते हैं कि यार ये वाला एक्चुअली में उस हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बट वी लैक ऑफ अवेयरनेस इज द बिगेस्ट रीज़न. कि आपको अवेयरनेस नहीं है अपनी इमोशंस के बारे में कि एक्चुअली इमोशंस फील क्या कर सकते हो. तो हम उसको अलग तरीके से निकालते हैं. दैट्स द थिंग हैपनिंग कि इमोशंस को अगर कैटेगराइज किया जाए दो इमोशंस में, अगर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, व्हेन प्राइमरी गेट्स सप्रेस्ड इट टर्म्स आउट एज सेकेंडरी. कि देखते हो ना आप ये चीज़ कि लॉट ऑफ वुमेन एंड अप क्राइंग व्हेन दे आर सैड, एंड अ लॉट ऑफ वुमेन एंड अ लॉट ऑफ मेन एंड अप शाउटिंग व्हेन दे आर सैड. सो उल्टा बोल दिया मैंने, फिर से बोलता ओके. अ लॉट ऑफ मेन एंड अप नहीं so a lot of women end up crying when they're angry and a lot of men end up shouting when they're sad. Okay. कि मैन को सैडनेस फील करने की टेंडेंसी या कैपेबिलिटी नहीं दिखाई गई है बचपन से कि सैड नहीं फील कर सकते एज अ मैन, यू हैव टू बी स्ट्रांग. तो सैडनेस को सप्रेस करते रहते हैं, सप्रेस करते 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 वो गुस्सा में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो चिल्लाते हैं. वुमेन को गुस्सा होने की टेंडेंसी नहीं दी गई बचपन से बिकॉज यू हैव टू बी नाइस एंड गुड. तो उनका गुस्सा सप्रेस होते होते सैडनेस के तो निकल जाता है थ्रू क्राइंग. तो वो मास्किंग वही तो हो गया ना बेसिकली, आप प्राइमरी को सेकेंडरी में कन्वर्ट करा दे रहे हो. बट जो दो चीज़ आपने बोली ना, ओवर थिंकिंग वाली बात और इनसिक्योरिटी वाली बात. सी ओवर थिंकिंग, केयरिंग तो हो सकता है, बिल्कुल केयरिंग ही है ओवर थिंकिंग एक्चुअली बोला जाए तो, बट ओवर थिंकिंग इज ऑल्सो बीइंग स्टक इन अ प्लेस जहाँ पे आप प्रॉब्लम्स में इतने फंस चुके हो कि आप सोल्यूशन तक पहुँच ही नहीं पा रहे हो, एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं पहुँच पा रहे हो. मतलब अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में, आई एम स्टक विद अ प्रॉब्लम इन लाइफ, बट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, राइट? कि मैं चाहता हूँ करना कि फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत पैसे कमाने, ठीक है. अब मैं बहुत पैसे कमाने तो है, बट कैसे कमाऊँगा मैं? कमाने में टाइम लगेगा, 2 साल लगेगा कमाने में, लेकिन मुझे अभी कमाने. तो मैंने प्रॉब्लम तो दे दी कि मुझे बहुत पैसे कमाने, सॉल्व तो है नहीं, सोल्यूशन तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. तो मैं रोज़ सोच रहा हूँ बैठ के इस बारे में, और इतना सोच रहा हूँ, इतना ओवर थिंक करो कि मेरी एनर्जी नहीं बच रही है और मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ जिसका मैं पैसे कमा पाऊंगा. अब वो 2 साल 5 साल हो गया. तो प्रॉब्लम क्या, ओवर थिंकिंग रूट कहाँ से कर रहा है? एक अनरियलिस्टिक गोल के साथ. कि आपने जो गोल बनाया वो तो अनरियलिस्टिक बनाया कि मुझे पैसे अभी कमाने, इम्पॉसिबल है, नहीं कमा सकते आप. 2 साल मेहनत करो, ट्राई करो, एफर्ट करो, धीरे धीरे बिल्ड करो सिस्टमैटिकली, धीरे धीरे गेट मनी. तो इधर ओवर थिंकिंग 2 तरीके से रूट करता है, या तो प्रॉब्लम और द सोल्यूशन इज नॉट इन अ कंट्रोल और इट इज़ नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट. आप पास्ट के बारे में फंसे हुए हो कि ऐसा मैं कर लेता, मैंने ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. अब आप सोचते रहो, दिन भर सोचते रहो. यू कैंट चेंज द पास्ट, नॉट इट इज़ इन द पास्ट, और सेकेंड पार्ट आउट ऑफ योर कंट्रोल. दोनों केसेस में आपका दिमाग लूप में बंधा रहेगा और एनर्जी भी ड्रेन करता रहेगा. मैं रोहित शेट्टी एक इंटरव्यू दे रहा था तो मुझे उससे याद आया कि आज कहता है कि आजकल के बच्चे कह रहे हैं कि बहुत एंजाइटी हो गई है, जिसको हम लोग मेहनत कहते थे. मतलब वो नॉर्मल मेहनत को भी आजकल लोग कह रहे हैं बहुत एंजाइटी है, बहुत हमसे नहीं हो रहा, प्रेशर आ रहा है हम पे बहुत. और जिसको हम मेहनत कहते थे, इसको मेहनत करना कहते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं इसको, कि जो लोग आजकल नहीं कर रहे. तो देखो कहीं बात उसमें सच भी है थोड़ी बहुत. ओके. बिकॉज ये तो एक्सट्रीमिटीज़ वाली बात है वैसे तो, बट अगर आइडियली सोचा जाए तो एंजाइटी या डिप्रेशन बहुत क्लिनिकल टर्म्स है. क्लिनिकल टर्म्स मतलब कि आपका डिसऑर्डर हो गया वो चीज़, एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन डिसऑर्डर. ओके. तो वो एक इलनेस बन गया जहाँ पे आपको प्रॉपर डायग्नोसिस की जरूरत पड़ेगी बताने के लिए कि आप डिप्रेशन में हो नहीं हो. हाँ, जस्ट बिकॉज आई एम सैड डजंट मीन आई एम इन डिप्रेशन. डिप्रेशन होने के लिए आपको पर्टिकुलर 4 हफ्ते 6 हफ्ते एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर होगा, तब जाके आपको डायग्नोस किया जाएगा डिप्रेशन के साथ. सेम एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ भी वही है. एंजाइटी नॉर्मल फील करना अलग चीज़ है, एंजाइटी सबको फील होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर सबको नहीं है. राइट, सैड सबको फील होता है बट हर इंसान को डिप्रेशन नहीं है. बट जो मेहनत वाली बात की ना रोहित शेट्टी ने, वो वाली बात क्या है ना उसमें कि वो तो कंप्लीट मतलब बहुत ही डिसमिसिव स्टेटमेंट है वैसे, बट अगर उसको
फिर भी इफ आई वांट टू मेक सेंस आउट ऑफ इट। हाँ। तो वो क्या होगा स्टेटमेंट कि आज के ज़माने में क्या एंग्जाइटी किससे रूट करती है? एंग्जाइटी रूट करती है अनसर्टेनिटी से, जहाँ की मुझे पता नहीं क्या कर सकता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंटरव्यू दिया है, उसका रिजल्ट 2 हफ्ते बाद आने वाला है। सो 2 हफ्ते तक आई डो नॉट नो व्हाट टू डू, बिकॉज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है। अब जब नहीं होगा मैं इस बात दिमाग क्वेश्चन फील करे जा रहा हूँ, एंग्जाइटी फील हो रहा है, बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, बिकॉज एंग्जाइटी मेक्स यू फील वेरी अनकंफर्टेबल बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। उस चक्कर में क्या हो रहा है, आप कॉन्स्टेंटली एंग्शियस फील कर रहे हो। पुराने ज़माने में क्या करते थे, फील ही नहीं करते थे वो चीज़, तो लगे रहते थे किसी और काम में कि अब दूसरे इंटरव्यू की तैयारी कर लो, मेहनत करना चालू कर दो। तो वो कह रहे कि मेहनत कर रहे थे हम, मतलब 2 हफ्ते का समय भी मिला ना, तभी कुछ और में मेहनत लग गए। अब सोच नहीं रहे कि रिजल्ट क्या आने वाला है, अनसर्टेनिटी वाले एलिमेंट को डिसमिस कर दिया, और जहाँ सर्टेनिटी वहाँ मेहनत करने लग गए। तो आइडियली लॉजिकली ठीक है, मतलब बड़ी बात, लेकिन वो बहुत डिसमिसिव है, बिकॉज एंग्जाइटी फील करना एंड लेबल करना एक्चुअली अच्छी बात है। अगर आप लेवल कर पाओगे ना, तो एक्चुअली आप उसको एक राइट डायरेक्शन की तरफ पुश करोगे। बट हाँ, उसमें बैठ जाना कि हो गया, खत्म हो गई लाइफ, फिर तो इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। जैसे आपने अनसर्टेनिटी वाली बात बोली, ये मेरे साथ बहुत सिचुएशंस में होता है कभी कभी। तो सिचुएशन में ऐसे होता है कि आई नो कि मुझे एंग्शियस हो रहा हूँ, मेरे को घबराहट हो रही है, मुझे पता नहीं। यूजुअली होता है कि किसी क्लाइंट का फ़ोन आ रहा है और मेरे को लगे कि यार मैंने कोई काम तो नहीं रह गया मेरा इसका, तो वो मेरे दिमाग में चल रहा है कि अनसर्टेन है कि वो बोलेगा क्या मुझे, अच्छा भी बोल सकता है, बुरा भी बोल सकता है। और जैसे एग्जाम वाला एग्जाम्पल है आपका कि रिजल्ट है, इंटरव्यू का रिजल्ट है, तो ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं। अब बहुत लोगों को वैसे पहले तो पता ही नहीं होता कि उनको हो क्या रहा है। अब मैं सेकंड स्टेज पे हूँ, मुझे पता है मुझे क्या हो रहा है, और मुझे पता है कि इस चीज़ करके अनसर्टेनिटी करके मुझे नहीं पता आगे से क्या बोलेगा। मे बी मैंने कुछ काम ना किया हो, या मे बी मैंने तैयारी अच्छी से ना की हो, तो मुझे फील अभी भी हो रहा है कि मेरा होगा कि नहीं होगा जैसा, और मैं अभी भी कुछ और अपने रेगुलर डे के वर्क जो कर रहा हूँ वो भी नहीं कर रहा हूँ, तो वो भी एंजाइटी से नहीं होते। तो उसके बाद क्या मतलब वो उस एंजाइटी को कैसे फेस करें, कैसे ठीक किया जाए। मैंने जो हल निकाला बेसिकली वो ये निकाला कि जिस चीज़ से मुझे एंजाइटी हो रही है, लेट्स से क्लाइंट से हो रहा है या किसी होता है मेरे को, तो मैं उसको कॉल कर लेता हूँ। मतलब हाँ, मतलब जाकर मुझे कुछ फियर है किसी चीज़ का, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे डर लग रहा है इस चीज़ से, मैं वो चीज़ कर लेता हूँ। तो उससे लोग कहते हैं कि फाइट योर फियर्स, तो उससे ठीक हो जाएगा। बट आई डोंट नो इट्स ये सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो नहीं समझ पाते इस चीज़ को। देखो, एंग्जाइटी में 2 चीज़ें करता है इंसान, या तो अवॉइड करता है या तो इम्पल्सिविटी दिखाता है। ओके। कि फॉर एग्जाम्पल मेरे 2 हफ्ते बाद रिजल्ट है, राइट, अब मैं क्या करूँगा, या तो रिजल्ट ही नहीं देखूंगा, भाई देख के पता चल जाएगा ना क्या हो रहा है, सिर्फ देखूंगा रिजल्ट। या दूसरा चीज़ +2 पे किया था मैंने। या दूसरा चीज़ वो करेगा कि मैं उसको रोज कॉल करूंगा, रिजल्ट निकला क्या, क्या वो इंटरव्यू का आएगा, उसने कह दिया कि 2 हफ्ते बाद आएगा, बट मैं रोज परेशान कर रहा हूँ। क्यों? बिकॉज आई एम इम्पल्सिव, बिकॉज आई वांट टू गेट एन आंसर। तो अनसर्टेनिटी मतलब आपके पास आंसर नहीं है, आंसर ढूंढ रहे हो, या तो भाग रहे हो, या तो ज़्यादा ओवरली फेस कर रहे हो। आइडियली अगर साइकोलॉजिकल भाषा में बोले तो हम एक्सपोजर थेरेपी भी यूज़, जिसमें आप सिस्टमैटिक तरीके से एंग्जाइटी को चार्ट करते हो, बनाते हो, कि एंग्जाइटी हायरार्की बनाते हो कि किस चीज़ में कितनी एंग्जाइटी है, कितना फील हो रहा है, एंड देन धीरे धीरे उसको फेस करना चालू करते हो। अगर डायरेक्टली 10 पे जंप कर जाओगे तो विल पैनिक अगेन इवन मोर, एंड देन आप कभी फेस ही नहीं करोगे। तो 1 2 3 4 करते 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 हम बिगर एंग्जाइटीज तब जाते हैं, देन उसको फेस करना सीखते हैं। बट आइडियली फेसिंग इज द राइट वे, ओके, स्लोली एंड स्टेडली, बट ओवर भी नहीं करना, कम भी नहीं करना, बट राइट डायरेक्शन से, विथ कंप्लीटली मेकिंग श्योर कि आपका नर्वस सिस्टम काम एंड कंपोज रहे उस प्रोसेस में, आप डील करना सीख जाओ उससे। इससे पहले हम ये बोल रहे थे ना कि लेबल कर दिया उसको पहले, तो लेबलिंग के भी दोनों चीज़ें, इट्स डबल एज स्वॉर्ड एज वेल, कि अगर तो लेबल कर दिया तो यू नो व्हाट यू हैव टू गो एंड सॉर्ट कि अच्छा ये वाला इमोशन है, इसको मैं कैसे प्रोसेस करूँगा, एंड यू गो ऑन फर्दर। मेरे को लगता है दूसरा जो इसका साइड है दैट इज़ प्राइमिंग, कि किसी को बोल देना कि भाई तू तो सैड रह रहा है, भाई तू तो सैड है, भाई तू तो सैड है, या किसी ने एक रिलेशनशिप में हो गया, यार तू तो बहुत सोचती है। आपने वो प्राइमिंग कर करके वो बंदे में इमोशन चाहे वो ना था, आपने वो बिल्ड कर दिया। और आप ऐसी ही मतलब हम कर देते हैं ये, हम अननोइंगली कर देते हैं, अपने किड्स के साथ भी हो जाता है ये कि बेटा ऐसे मतलब ये नहीं करना, तो वो प्राइमिंग हो जाती है उससे। तो आई थिंक लेबलिंग दोनों चीज़ें हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेबल खुद में होना चाहिए, दूसरों को नहीं कर सकते, या खुद को भी आप प्राइमिंग नहीं कर सकते बस कि मैं बहुत शाई ही हूँ, शायद क्या पता मैं इनसिक्योर हूँ, क्या पता मैं कॉन्फिडेंट हूँ, एंड दैट इज कमिंग आउट ऑफ शाइनेस। तो अंडरस्टैंड ऑब्जर्व, बट अगेन ये प्रोसेस है, मतलब एक पॉइंट पे इंसान जितना ऑब्जर्वेशन वाले पॉइंट पे जाता है तो 1000 चीज़ें करता है। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक द गोल शुड बी एक्शन, कि कैसे एक्शन लेके हम बाहर निकले उस चीज़ के टर्म्स पे, एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज मेकिंग गोल्स, अचीविंग देम, मेकिंग गोल्स, अचीविंग देम।
जितना आप कर सकोगे ना उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाओगे उस सेंस पे, और जितना आप वहीं अटके रह गए, ना आप कुछ अचीव कर पा रहे हो ना अच्छा फील कर पा रहे हो खुद के बारे में, सो स्टक इन बिटवीन। तो यू हैव टू कीप मूविंग अहेड। एंड ये काफ़ी बार देखा गया है कि जितना अंडर कॉन्फिडेंट इंसान होता है ना उतना वो अनरियलिस्टिक गोल बनाता है अपने लिए। कि जैसे दिस इज द बिगेस्ट रीजन वाई न्यू ईयर में हम लोग बनाते हैं रेजोल्यूशंस ना, मैक्सिमम रेजोल्यूशंस क्यों फेल कर जाते हैं? बिकॉज हम जितना अंडर कॉन्फिडेंट इंसान है उतना अनरियलिस्टिक गोल बनाएगा। मुझे 15 किलो वेट लूज़ करना इस साल, इस महीने, ये 2 महीने में। मज़ा आ गया सुन के 15 किलो वेट लूज़ कर दूंगा अब तो मैं क्या दिखने वाला हूँ, लेकिन अनरियलिस्टिक नहीं होगा। क्या चेंज कर 15 किलो लूज़ करने के लिए क्या चेंज करना पड़ेगा, क्या आपको पता भी है? नहीं पता मुझे, बस 15 किलो लूज़ करना है। मैनिफेस्ट करना स्मॉल माइलस्टोन्स होके वो गोल नहीं होता, बट एक सीधा रियलिस्टिक बनाओ एंड देन स्लोली अचीव करो, देन दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस टू मूव अहेड एंड देन मोमेंटम विल वर्क फॉर यू। देन मोमेंटम एंड जो कंपाउंडिंग बोलते हैं, कंपाउंडिंग वर्क्स फॉर यू, दैट्स द सेम थिंग। आप एक गोल को अचीव करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला, उस कॉन्फिडेंस का जो इम्पैक्ट पड़ेगा आपके नेक्स्ट स्टेप पे वो आपको और पुश करेगा अगले गोल के ऊपर आने के लिए। तो कंपाउंडिंग नॉट ओनली इन मनी बट ऑल्सो इन योर पर्सनल लाइफ वर्क्स। बुद्धिज़्म में मेरे को लगता है इस चीज़ को, जैसे हम लेबलिंग और उसकी बात करते थे प्राइमिंग की, तो उसमें आई थिंक दे हैव क्रैक्ड इट वेल कि जब वो मेडिटेट करने बैठते हैं तो इट इज़ लाइक विटनेस योर इमोशन। यू डोंट हैव टू एक्ट ऑन एवरी इमोशन। कि सैड हूँ तो ठीक है सैड हूँ, बट क्या मतलब आई थिंक इमोशनल इंटेलिजेंस यही आती है कि विच इमोशन आई हैव टू गो एंड ऑन एंड मतलब उस पर एक्ट करना है, किस पे इट्स जस्ट एन इमोशन आई एम फीलिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एब्सोल्युटली। मास्टर ऑफ कंट्रोलिंग कहते हैं कि मास्टर ऑफ कंट्रोलिंग इमोशंस। कंट्रोलिंग आई थिंक नेगेटिव वर्ड है, मैनेजिंग विल बी द राइट वर्ड। मैनेजिंग विल बी राइट वर्ड। कंट्रोल तो कोई नहीं कर सकता, रेगुलेटिंग कह सकते हैं। क्यों देयर इज अ सेइंग ना कि इफ यू मैनेज योर इमोशंस यू विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो इज इट ट्रू? ये कर सकते हैं मैनेज हम लोग? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हम जब समझ जाओ ना कि इमोशंस क्या है, क्यों है, क्या कहना चाह रहा है इमोशंस। तो लेट्स से मैं हूँ, मुझे मतलब इतना ना मेरी इमोशनल वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा है और ना मुझे मतलब मेरे को गिनती के 3-4 इमोशंस पता है कि हाँ कि मैं सैड हूँ, चाहे मैं जो मर्जी फील कर रहा हूँ मैं सैड हूँ। तो अच्छा फील कर रहा हूँ तो बस मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, आई एम नॉट फीलिंग जॉय, आई एम नॉट फीलिंग एक्साइटेड, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ बस, मेरी वोकैबुलरी इतनी है। तो ऐसे इंसान के लिए कैसे एक बंदा इमोशंस मैनेज कर सकता है? मतलब क्या अगर आई थिंक पहले तो ऑब्जर्व, पहले लेबल करना सीखो अपने इमोशंस को कि हम क्या क्या फील कर रहे हैं डे टू डे। जैसे सैडनेस हमें लग रहा है कि हम सैड फील कर रहे हैं हर चीज़ में, बट देयर ऑब्वियसली बिगर लेयर्स टू इट। तो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, स्टार्ट रीडिंग मोर अबाउट इट, क्या क्या इमोशन एग्जिस्ट करते हैं, एंड देन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कैसे यहाँ पर मैं ये फील कर रहा हूँ शायद। तो लेबल करना, थेरेपी में जाकर आप ऑब्वियसली उसको कर सकते हो, खुद से बात की जाए तो ये तरीके से आप रिसर्च मोर, रीड मोर अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, ताकि समझ में आए वो चीज़। एंड दूसरी चीज़ देन आपको समझ में आएगा किस एक्सट्रीम लेयर पे इमोशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहाँ कौन सी चीज़ें हैं, एंड देन वर्किंग आउट कि आप कितना एक्शन ले सकते हो उस चीज़ के ऊपर। बिकॉज इमोशन का पर्पस क्या है कि आप फील करो एंड देन एक्ट करो। विदाउट फीलिंग एक्शन इज नथिंग, विदाउट एक्शन फीलिंग इज नथिंग। तो फील करके एक्ट कर पाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सिर्फ फील करते रहेगा बट एक्ट नहीं कर पाए, क्या फ़ायदा हुआ फील करने का आपके? बट सिर्फ एक्ट करके फील ही नहीं किया तो आप एडिक्टेड हो गए उस चीज़ पे, आपको उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप एडिक्टेड हो चुके उस चीज़ से। तो वो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। I would like to talk about emotions from even human body की एंगल से। Like हमें भूख लगती है, if we are starving we portray different emotions, lack of sleep we portray different emotions। तो क्या कह सकते हैं कि like physical activity जो होती है जैसे हम करते हैं तो उससे हम better emotions अपने पोर्ट्रे कर सकते हैं या रेगुलेट कर पाते हैं? अगर लैक ऑफ स्लीप होगी ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा डिस्गस्टेड फील करूँगा, कुछ भी अगर मेरे साथ होगा। अगर स्टार्विंग होता है तो कुछ लोग बहुत एंग्री जल्दी हो जाते हैं। तो क्या वो कनेक्ट कर सकते हो आप उन चीज़ों से? बिल्कुल। सी व्हेन यू वर्क आउट योर बॉडी रिलीज एंडोर्फिन्स विच इवेंचुअली लीड्स टू सेरोटोनिन एज वेल। तो मतलब आपके एंडोर्फिन सेरोटोनिन रिलीज होने से आपकी बॉडी काम एंड कंपोज्ड हैप्पी फील करेगी ज़्यादा कंपेयर टू एनीथिंग एल्स। तो दैट इज़ फॉर श्योर। भूख लगने से एक प्राइमल इंस्टिंक्ट राइज होता है कि भूख लगना मतलब आपकी एक बहुत बड़ा आपके ऊपर सर्वाइवल क्वेश्चन मार्क लग चुका है, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर हम इसको बहुत सालों पहले मैग्नीफाई करके देखें तो उस वक्त खाना ना मिल पाना का प्रॉक्सिमिटी होना भी हमारी डेंजर है, मरने वाले हम। तो आज भी जब हमें भूख लगती है तो हमारा दिमाग उस माइंडसेट पर चला जाता है, व्हाट इफ यू आर नॉट गोइंग टू गेट फूड अगेन। ऑल्दो पता है हम किचन के अंदर बैठे हुए, लेकिन व्हाट इफ आई नेवर गेट फूड अगेन, then we panic and then that is where frustration and irritation comes from। तो awareness is very important। बट क्या इसको मतलब
हैंडल कर सकते हैं। ब्लेम नहीं कहूंगा मैं कि मैं भूखा था तभी मैं गुस्से में तेरे को बिहेव कर दिया है। इवेंचुअली इमोशंस को हैंडल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फील करना से आपको रोक नहीं सकता कोई। भूख लगेगी और मैं गुस्सा फील होऊंगा, वो है ही, वो But है। आप कैसे रिएक्ट यस, आप भूख को जल्दी मेंटेन करो, आप जल्दी खाना खा लो, या उस पर आप समझो कि कुछ नहीं होगा, कोई अगर मुझे रुकना ही पड़ रहा है तो कोई नहीं, इट्स फाइन, मैं थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ, इसको निकालता हूँ किसी अनइवन चैनल्स के थ्रू निकालता हूँ, ये आपके ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंडेंट है देन। तभी मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं कि मुझे यार मैं सॉरी यार गुस्से में था तो कोई इतना कुछ मैंने बोल दिया, बट इट्स नॉट ट्रू। आप हमेशा कंट्रोल कर सकते हो मोमेंट, आप मैनेज कर सकते हो ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक इमोशंस आर ऑब्वियस टू हैपन, बिहेवियर इज व्हाट वी कैन ऑलवेज, हमारा सेकेंडरी जो चीज़ है वो हमारे कंट्रोल में है। बिल्कुल, आई थिंक वो भी अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल हमारी माइथोलॉजी की बात करें तो महाभारत में अर्जुन वॉज फीलिंग लव एंड केयर फॉर हिज फैमिली, बट द धर्मा वॉज एंड द बिहेवियर उसकी वजह से वो था कि यू हैव टू एक्ट डिफरेंटली, फील कुछ और कर रहा था बट एक्ट डिफरेंटली। बट हम अपनी माइथोलॉजी से वैसे सब कुछ सीखते हैं, बट आई थिंक ये वाली चीज़ें भी उसके अंदर ही कहीं छुपी हुई थी, बिल्कुल, दे वर ट्राइंग टू टीच अस इन अ वे। हाँ बिल्कुल, आई थिंक फिलॉसफी पे अगर जाए तो अच्छा है ना, हर कुछ इंसान इतना फिक्सेट हो जाता है ना उस आइडिया पे कि ये मेरा है, कि आदमी फिलॉसफीज को भूल जाता है, किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट बुक का, कि एक्चुअल फिलॉसफीज ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ को भूल जाता है इंसान, बस फिर अपनी एक आइडेंटिटी बन जाती है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसमें लड़ाइयाँ करते रहते बैठ के। बट इट इज़ ट्रू कि जैसे यू नो रिलीजियस टेक्स्ट वैसे लाइक हम भी इतना, मैं पर्सनली इतना ज़्यादा उस तरह से नहीं उतना सोचता, लेकिन स्टिल ऐसी लर्निंग्स भी हैं कि जो स्टोरीज के बेस से उन्होंने स्टोरी बनाई और उससे हमें पता लगा कि अच्छा ऐसे करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो वो आई थिंक मैं उस तरह से लर्न करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है वो पढ़ के। बिल्कुल बिल्कुल, बट नाइस। हम लोग पब्लिक एज इन लाइक अराउंड पीपल और सिंगुलर भी इमोशंस डिफरेंटली एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर बैठ के कोई इमोशनल मूवी देखेंगे तो शायद हम तीनों ना रोएं, बट हम अकेले जाके वी आर वीपिंग आउट। तो ये कल्चरली हम कंडीशन वैसे से होते हैं, तो ये उसकी वजह से होता है। बिल्कुल हाँ। और वी आर इसमें ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है कि वी आर अफ्रेड टू शो कि यार रोना आ रहा है तो आ रहा है। देखो इतना हम इसको उस इंटेंसिटी पे नहीं, आई थिंक उतना हमें डाइसेक्ट करना चाहिए, बिकॉज सोशली हर इंसान किसी ना किसी तरीके से बना है। वी ऑल केयर अबाउट एन इमेज एट द एंड ऑफ द डे। मेन केयर अबाउट अ डिफरेंट इमेज, वुमेन केयर अबाउट अ डिफरेंट इमेज दैट दे आर एक्चुअली आउटसोर्सिंग। तो दोनों के लिए अपना अपना पार्ट है वो चीज़, बट कुछ ना किसी उसमें ड्रॉबैक्स भी रहेंगे, फ्लॉज भी रहेंगे, चीज़ें भी रहेंगी। अगर आपकी आइडेंटिटी, आपको इमेज आपको लग रहा है कि नहीं मैं यहाँ नहीं रो सकता यहाँ बैठ के, बिकॉज मुझे है कि आई डोंट वांट टू यू टू थिंक अबाउट मी इन अ सर्टेन वे, स्पेशली इफ यू आर स्ट्रेंजर्स। लेकिन हाँ, अगर बहुत हम गहरे दोस्त बन चुके हैं देन शायद मुझे हेजिटेट ना हो, तो एक जजमेंट वाला फैक्टर तो आएगा नेचुरली ना। वल्नरेबिलिटी की मतलब आई वाज टॉकिंग कि मतलब फीलिंग अ सर्टेन इमोशन विद पीपल और वो एक्सप्रेस करना, आई थिंक वो वल्नरेबल कहा जा सकता है कि आई एम नॉट अफ्रेड कि हाउ यू विल जज मी। एब्सोल्युटली, तो वो वल्नरेबिलिटी होगी। तो आई थिंक वो भी लोग जस्ट नज़र, और अगर हम वल्नरेबिलिटी को करें तो लोगों को होता है कि मैं किसी के सामने वल्नरेबल नहीं हो सकता बिकॉज वो ऐसे सोचेगा या वो कुछ भी ऐसा सोचेगा। सेम विद जब आप मतलब मेरा ना ट्रस्ट की मैं हाउ आई ट्रस्ट पीपल इज आई गिव इट ऑल, और फिर उसके बाद हाउ दे एक्ट इन, मतलब मैं उस वे से पर्सन को वो करता हूँ कि ओके आई गिव यू ऑल माई ट्रस्ट, अब तुम कुछ अगर ऐसा करोगे तो आई विल टेक ऑल माई, मतलब ट्रस्ट बैक ले लूँगा, मतलब दैट्स हाउ आई ट्रस्ट पीपल। तो ये भी वल्नरेबिलिटी ऐसी होती है कि लोग शो ही नहीं करते बहुत टाइम तक कि यार ये मेरी साइड है, एंड आई थिंक वो बॉन्ड वल्नरेबिलिटी से नहीं बनता। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वल्नरेबिलिटी, इवन फ्रेंडशिप, इवन रिलेशनशिप्स, वल्नरेबिलिटी से ही इंटीमेसी आती है। अगर आप वल्नरेबिलिटी साइड नहीं शो करना चाहोगे तो इंटीमेसी कैसे बिल्ड कर पाओगे कभी भी। तो वल्नरेबिलिटी शोकेस करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल एंड दैट्स व्हाट बिल्ड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एज वेल। बट लोग डरते हैं ऑब्वियसली, बहुत सारे लोग sometimes because of their traumas, because of the experiences, because of the fear of judgment, various things, they stop themselves from being vulnerable. But ये भी बात सही है कि we have to choose a right time to be vulnerable as well. Too early or too late, both spoils the game. बहुत जल्दी करोगे तो आप दूसरे इंसान को, मतलब एक बेसिकली आप पॉइंट, बहुत जल्दी वल्नरेबल होने में क्या है कि आपको पता ही नहीं दूसरे इंसान क्या कर सकता है आपके साथ। पावर, हाँ। तो आपको पहले समझो, एड्रेस व्हाट अ पर्सन कैन और
is capable of doing, and then accordingly choose the layers of vulnerability as well. बहुत अर्ली करने पे हम उसको पावर दे रहे हैं, वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू विथ इट, एंड देन हमें हर्ट हो रहा है कि यार ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ. लेकिन एक बहुत लेट करने पे डेप्थ नहीं आ पाया रिलेशनशिप में, हम सुपरफिशियल फ्रेंडशिप्स एंड सुपरफिशियल कनेक्शंस में ही रह गए. तो मिड वे राइट बैलेंस ढूंढना ज़रूरी है. शिवम, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है ये वाला, और वो क्वेश्चन ये है कि यार हाउ टू मूव ऑन. मतलब है ये कैसे मेरे माइंड में है, एक रील अभी पीछे मैंने किसी का रेप्लिकेट किया, बनाया, तो इट वाज लाइक कि मी इन 50 years आई एम सीइंग माई क्रश प्रोफाइल, कि वो भी उसकी लाइफ में क्या हो रहा है 50 साल की उम्र में. तो पहले तो लगा कि हाँ फन है, चलो शेयर कर दिया कि यार ये कैसा होगा. फिर एक मुझे हिट करी बात कि यार ये रिलेटेबल है, क्योंकि अब डिजिटल फुटप्रिंट सबका बढ़ रहा है, सोशल मीडिया फुटप्रिंट सबका बढ़ रहा है, अब हम और ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं सबके साथ. तो अब अगर किसी का लेट्स से ब्रेकअप हो रहा है या कोई भी XYZ चीज़ हो रही है, लेकिन स्टिल ही कैन गो और चेक आउट, अगर आप प्रॉपरली ब्लॉक ना करो या वो ना करो, तो आप चेक कर सकते हो अभी भी उसको. तो मूव ऑन करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम में. तो जेनजीज के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है. तो हाउ टू मूव ऑन यार? आई थिंक इंसान जब ब्रेकअप होता है या कोई भी रिलेशनशिप एंड होता है, तो इट ऑल्सो टेक्स अवे सम लेयर्स ऑफ यू फ्रॉम द रिलेशनशिप एंड फ्रॉम यू एज वेल. कि आप इतना बंध चुके थे इंसान के साथ कि आप बहुत सारी लाइफ हैबिट्स बिहेवियर्स के साथ बंध गई थी. वो पर्सन क्या, तो सारी चीज़ें भी साथ चली गई, तो खोखलापन तो आएगा नेचुरली, ग्रीफ तो होगा ही उसके साथ. अब ग्रीफ को फिल करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ग्रीफ को फिल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है उसको एड्रेस करना, उसको प्रोसेस करना, जो मेन नहीं करते. एड्रेस करना कि मैं बात ग्रीफ कर में पाना, हूँ. हाँ, एड्रेस करना, फील करना, बात कर पाना उस बारे में. ओके. कि नॉर्मली आफ्टर अ ब्रेकअप यू वुड सी मेन गोइंग आउट टू पार्टी, गोइंग फॉर अ ड्रिंक और डूइंग समथिंग रैंडम, या हुकअप भी कर लेते हैं. वुमेन टॉक अबाउट इट, वुमेन क्राई अ लॉट इनिशियली, बट आप नोटिस करोगे वुमेन 2 महीने में अगर मूव ऑन कर जाए ना, मेन 6 महीने हाँ, बाद वो ऐसा होता रहता है मेरे. 6 महीने बाद 6 महीने तक मेन को लग रहा है कि मैं तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता मुझे, और 6 महीने बाद सडनली हिट करता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ. बिकॉज 6 महीने तक आप इग्नोरेंस में थे, दारू पी रहे थे बैठ के. 6 महीने बाद सडनली आपको रियलाइज हो कि क्या खो दिया, और जब 6 महीने में वापस आ रहे हो गिरगिराने के लिए कि मैं तो बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तब तक द पर्सन हैज मूव्ड ऑन एंड दे डोंट केयर वन बिट अबाउट यू देन. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ हाउ दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू शुड मूव ऑन. कि उस इंसान को फर्क ही नहीं पड़ रहा आपके बारे में. ये तो मूविंग ऑन है ना, मतलब दे आर डूइंग द राइट थिंग. लेकिन हाँ, ये ऑब्वियसली काफ़ी एक्सटेंड हो सकता है कि कोई 2 महीने के बदले 6 महीने कर दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को बिल्कुल डिप्रेस कर चुका है, वो भी गलत एक्सट्रीमिटी हो गई. बट आइडियली आई एम सेइंग द बेस्ट वे इज टू टॉक, कम्युनिकेट, एड्रेस योर फीलिंग्स, प्रोसेस योर फीलिंग्स, और समझो कि आप कैसे अपने को रीबिल्ड कर सको. इट कुड बी थ्रू गोल्स एज वेल, नॉट ओनली थ्रू रिलेशनशिप्स बट ऑल्सो थ्रू पर्सनल एम्बिशंस. कि मुझे जिम में जाना, मुझे बॉडी बनानी है, मुझे ये करना है, मुझे ट्रैवल करना था, मुझे ये करना था, मुझे कुछ भी वट एवर दैट कुड बी. पर्सनली जो आपको कॉन्फिडेंस फील कराए, वो कॉन्फिडेंट वाली चीज़ें बनाओ ताकि आप अच्छा फील कर सको, ग्रो कर सको, एंड देन वो चीज़, उस पर्सन का जो मिसिंग वाला पार्ट है वो आपकी लाइफ को बॉदर ना करे उतना. वो बैड फील नहीं होगा. नहीं, देखो इंसान हर समय कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ करता है कोई भी चीज़ के लिए. देयर आर गुड हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म, देयर आर बैड कोपिंग मैकेनिज्म, अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स. अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है दारू पीना, हुकअप करना. ये बैड है बिकॉज दे आर एडिक्टिव एंड दे विल कीप यू हुक्ड. गोइंग टू द जिम इज अ हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म बिकॉज एटलीस्ट आपकी बॉडी तो बन रही है हेल्दी तरीके से. भाग तो हम तब भी रहे इमोशन से. एक एक्सट्रीमिटी ऑफ इमोशन में इंसान, कोई भी इंसान केपेबल नहीं है इमोशन को समझने का. जब आपको गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, मैं आपको समझाने बैठ जाऊँ गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या आपको समझ आएगा उस पॉइंट पे? उस पॉइंट पे को शांति करना है पहले ना. अब किसी तरीके से शांत करो, पानी पी के शांत करो, वॉक करके शांत करो, मूवी देख के शांत करो, बट पहला गोल तो शांति करना होगा ना. तो एट दैट पॉइंट पे कोपिंग मैकेनिज्म्स हेल्प, बट दे हैव टू बी हेल्दी. इफ दे बिकम अनहेल्दी दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर यू इन द लॉन्ग रन. मतलब बैड फील लोग इस वजह से भी यूज़ करते हैं, लाइक जेलिसी में प्रूव करना. हाँ, वो फिर अनहेल्दी हो गया ना, वो अनहेल्दी हो गया. बिकॉज फिर तो आप उसमें बंधे हुए अब तक, अपने अटैचमेंट का वे ढूंढ अलग कर लिया. आई थिंक उसमें जब व्हेन यू मेक इट तब वो हॉलो हो जाता है, क्योंकि अब क्या नेक्स्ट आपका गोल खत्म हो गया. अब किसको दिखाने कितना कुछ हो गया. एग्जैक्टली. हाँ, कैन इमोशनल इंटेलिजेंस, ओवर इमोशनल इंटेलिजेंस गो रॉन्ग एज वेल? ओवर क्या होता है? आप ज़्यादा ही हर चीज़, हर ही इमोशन को ज़्यादा ही वो कर रहे हो कि हर एक सेल्फ हेल्प भी को ज़्यादा ही लोग कंज्यूम करने लग जाते हैं कि हाँ भाई मैंने वर्क ही करना है. दे आर ऑलवेज वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, बट वी आर ह्यूमंस. बट वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं ना हुआ, वो तो ओवर इमोशनल हुआ. ऐसी, मतलब मैं कह रहा हूँ, मतलब आई वाज गिवन एग्जांपल. तो ऐसी लोग इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस तो वो पार्ट हुआ ना कि आप इमोशंस को बेटर तरीके से यूज़ कर रहे हो, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस. तो उसमें ओवर तो आ ही नहीं सकता, उसको एक एंडलेस प्रोसेस है. एट एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ यू कैन नेवर बी
ओवर इमोशनल इंटेलिजेंट, बिकॉज आपके पास कुछ ना कुछ बचा ही रहेगा जिंदगी में वर्क करने के लिए एट एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ. ओके. तो ओवर तो आ ही नहीं सकता. पहली बात, देयर इज ऑलवेज एनफ. मतलब आज आपको लगा कि मैं बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट हो चुका हूँ, नो यू आर नॉट. देयर इज एनफ फॉर यू टू एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लोर इन लाइफ. एंड दूसरी बात, ओवर वाली बात, प्रॉब्लम तब आती है जब हम ओवरली उसको इमोशंस को अपने आप को चलाने देते हैं. जैसे कुछ लोग एक्स्ट्रा काइंड बन जाते हैं. एक्स्ट्रा काइंड, तो एक्स्ट्रा काइंड मतलब कि सिर्फ दूसरों की बात समझ रहे हैं, सिर्फ दूसरों का पर्सपेक्टिव सोच रहे हैं. ये सोचे कि अच्छा उसने मुझे हर्ट इसलिए किया था बिकॉज बेचारे की लाइफ में ये ट्रॉमाज रहे. तो देन यू आर नॉट ओवर इमोशनली इंटेलिजेंट, देन यू आर ओवरली ट्रॉमेटिकली ड्रिवन बाय द काइंडनेस. बिकॉज आपका ट्रॉमा बॉन्डिंग हो रहा है फिर तो, कि आपको बस दूसरा ही समझ में आ रहा है, अपना खुद समझ आ ही नहीं रहा है. मतलब आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो ना फिर तो. बॉन्डिंग की जरूरत है आपको. तो दैट इज नॉट इंटेलिजेंस, दैट इज एक्चुअली ट्रॉमा. इंटेलिजेंस नहीं हुई, राइट. ट्रू. तो मतलब इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आई एम यूजिंग दिस टू लेट्स से कि कोपिंग मैकेनिज्म की तरह इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ कि ठीक है मैंने इतना हम जैसे हुआ तो मैंने किया, इतना कुछ हुआ, मैंने अपनी तरफ से पूरा किया, ठीक है. मैं अब मतलब एक एम्फेथेटिकली मैं उसकी तरफ से सोच के देखूँ कि हाँ हो सकती है रीजंस कि जो नहीं चल पाते. तो कि कोई बोल्ड इनफ है, कोई अगर लड़की सोच रही है कि हाँ लड़के ने ऐसा सोचा तो वो बोल्ड इनफ था, उसने पहले ही बोल दिया मुझे नहीं होगा. तो ये कोपिंग मैकेनिज्म नहीं होगा कि मैं भी मतलब बीइंग काइंड मैं एम्फेथेटिकली सोच रहा हूँ उसके शूज में जाके. तो ये एक अच्छी बात है. ये तो अच्छी बात है. प्रॉब्लम तब है कि सिर्फ वही कर रहे हैं, सिर्फ वही सोच रहा हूँ और मैं अपना नहीं सोच रहा कि मैं क्या करूँ अब. मैं उसी के साथ बंधा हुआ. मतलब ये नहीं सोच पा रहा अच्छा मुझे क्या करने की जरूरत है. ओके. आपका ये बहुत अच्छा एग्जांपल एक मैंने देखा था कि यू वर टॉकिंग अबाउट एम्पैथी फ्रॉम लाइक अ कंपनी और एचआर पॉइंट ऑफ व्यू. आपने कहा था कि एम्पैथेटिक एचआर एक एम्प्लॉय के लिए हो सकता है बट वो सुन रहा है उसकी बात, बट कंपनी का बेस्ट इंटरेस्ट क्या है. तो वो वाला एग्जांपल आपका मेरे को बहुत अच्छा लगा था. आई थिंक वो एम्पैथी को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है. इट्स नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग, इट्स व्हाट डूइंग द बेस्ट एट द मोमेंट एज वेल. बिकॉज हम तो एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी ऑल आर सेल्फिश. हम सबको अपनी पड़ी है, किसी और को किसी और की नहीं पड़ी है. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको जो पड़ी है आप उसको कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ और एक्सप्रेस कर सको. अगर आप उसको लाउडनेस के साथ या एरोगेंस के साथ एक्सप्लेन करो, दैट बिकम्स बैड बिहेवियर इवेंचुअली. बट अगर आप अपनी बात कर रहे हो जो आपको चाहिए, उसमें गलत कुछ नहीं है, व्हाइल कंसिडरिंग द अदर पर्सन्स इमोशंस एज वेल. आपका एक कोट के ऊपर व्यूज़ लेना चाहूँगा. द कोट वाज एम्बैरेसमेंट इज अ अंडर अप्रिशिएटेड इमोशन, गो मेक अ फूल ऑफ योरसेल्फ. अच्छी बात है वैसे. हाँ, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर स्केयर्ड टू बी seen as a fool. And that is the biggest reason they are not able to move ahead in life. Because आपको जब तक बेवकूफ़ दिखना कंफर्टेबल नहीं होगा तब तक आप तो आगे बढ़ नहीं पाओगे. और भूल जाओ दुनिया के सामने बेवकूफ़ दिखना, खुद के सामने बेवकूफ़ दिखना. कि मैंने लिखा है आर्टिकल एंड पहली बार ज़िंदगी में लिखा है और ये अच्छा नहीं है, बट आई एम पोस्टिंग इट आउट देयर. लोग बोल रहे होंगे कि यार ये प्रॉब्लम है, ग्रामेटिकल इशू, ये क्या लिखा है, ये क्या नहीं लिखा है. बट देन यू लर्न, दैट इज हाउ यू लर्न एंड ग्रो इन लाइफ, राइट. आपने अपना सारा आइडेंटिटी से टाई कर लिया कि ये आर्टिकल ही मेरी आइडेंटिटी को ड्राइव करेगा, देन ऑफ कोर्स यू नॉट एबल टू मूव अहेड इन लाइफ. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट योरसेल्फ एम्बैरेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. आर शेम एंड एम्बैरेसमेंट क्लोज? एम्बैरेसमेंट मुझे, मैं कहूँगा शेम थोड़ी पर्सनल हो जाती है. मतलब शेम इंसान खुद पे कर लेता है. जैसे मैंने बोला आइडेंटिटी बना ली, कि एम्बैरेसमेंट तो फिर भी आपको हो रहा है कि आई एम फीलिंग एम्बैरेस्ड अबाउट दिस पीस और दिस आर्टिकल. शेम ये कह रहा है कि आई एम अ बैड राइटर. शेम को मैंने पर्सनल ले लिया ना कि आई एम वेरी शेमफुल. तो वो वाली चीज़ थोड़ी पर्सनल हो जाती है. तो शेम बिकम्स अ बैड इमोशन, आई वुड से अनहेल्दी इमोशन. आई थिंक शेम और गिल्ट में भी मैंने हाँ एग्जैक्टली सेम. हाँ, मैंने डेफिनेशन इनकी कुछ ऐसी सी बनाई थी कि कहीं से मतलब सीख के बनाई थी, नॉट माइन, कि शेम जो होता है वो इट वॉज समथिंग लाइक कि आपने किसी से कुछ प्रॉमिस किया और उस पर डिलीवर ना कर पाए, और गिल्ट होता है अपने आप से प्रॉमिस किया और वो पूरा नहीं कर पाए. तो गिल्ट इस बात से होता है कि मैंने कहा था कि शिवम आई विल ब्रिंग यू दिस वाटर बॉटल एंड आई वाज नॉट एबल टू. तो वहाँ से शेम और मतलब वैसे देखो तो गिल्ट, तो ऐसे इस वजह से दोनों को डिफाइन किया गया था. आई थिंक शेम और गिल्ट पे भी इतनी बात नहीं होती कि दोज इमोशंस की हम वही एम्बैरेसमेंट की लोगों के इतना डरते हैं कि यार आई वांट टू ट्राई एंड डू दिस एज वेल. ऐसी एक और इमोशन जिसके ऊपर आई थिंक बात नहीं होती, इट्स ग्रीफ. तो व्हाट वुड यू से टू समवन हु इज ग्रीविंग राइट नाउ? टेक योर टाइम. ग्रीविंग इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इमोशन, क्योंकि आप इतना एक बड़ा लॉस हो जाता है जो आप अपने मतलब यू कैन नॉट मेक सेंस ऑफ इट. देयर इज नो वे टू मेक सेंस ऑफ ग्रीफ. कोई मतलब मैं कुछ भी बोल दूँ किसी इंसान ग्रीविंग इंसान को
नथिंग इज गोइंग टू हेल्प दैट पर्सन. क्या ही बोल दोगे, क्या ही ऐसा क्या बोल दोगे कि इंसान को ग्रीफ कम हो जाए. वो पर्सन तो वापस आने वाला है नहीं, आइडियली, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग. तो ग्रीविंग इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इमोशन. दैट्स व्हाई यू नीड टू टेक इट टाइम टू थिंक अबाउट इट, प्रोसेस इट, टॉक अबाउट इट. और आप लोग सिक्लूड मत करो उस प्रोसेस में, बिकॉज ग्रीविंग इज वन सच थिंग जहाँ पे आप जितना एक सोसाइटी एक अपने बात कर सको, खुल के डिस्कस कर सको, उतना आपका ग्रीफ भी एक चैनलाइज होना चालू हो जाता है. द पर्सन जो लॉस है वो तो लॉस है एट द एंड ऑफ द डे, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. बट थिंग इज कि आप इवेंचुअली यू स्टार्ट टू मेक सेंस ऑफ इट. Eventually going ahead, you start to live with that grief, and then you start to survive with that guilt. But starting में तो इतना हॉलोनेस आ जाता है कि हम खुद को सर्वाइव करते हुए देख नहीं पाते. तो समय बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट डोंट seclude yourself. I think that's the most important thing. नैरेटिव भी बन जाता है उसके राइट, बिकॉज आई रेड दिस समवेयर कि पेन इज परमानेंट बट सफरिंग इज ऑप्शनल. हाँ, चलो वो तो होगा ही, नेचुरल सी बात है, बिकॉज इतना अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीफ है तो इंसान तो सफ़र कर भी रहा है. मतलब उस पॉइंट पे तो ऑप्शनल भी नहीं है वो चीज़. बट हम उसके आगे स्टोरी बना देते हैं, लाइक बीइंग इन दैट फॉर एवर. हाँ, वही बात है ना कि दैट्स वाई थिंग, जब इंसान बात नहीं करेगा, प्रोसेस नहीं करेगा, तो इंसान बंध गया उस चीज़ के साथ. अगर वो बात करेगा तो इसको प्रोसेस करने का खुद को मौका मिलना चालू हो जाएगा कि वो क्या बातें कर रहा है, क्या शेयर है, क्या प्रैक्टिकल है, क्या प्रैक्टिकल नहीं है. जब अंदर बातें रह जाती है वो हावी हो जाती है, एंड देन यू नॉट एबल टू सी व्हाट इज रियल, व्हाट इज नॉट रियल, व्हाट इज प्रैक्टिकल, व्हाट इज नॉट प्रैक्टिकल. So they start to become, I mean, delusional at particular point. People shut as well. हाँ, बिल्कुल ही किसी से नहीं बात करते. बिल्कुल. हाँ. One of last questions कि उससे we'll start again. आपकी जो पर्सनैलिटी है, काम पर्सनैलिटी है, बहुत कंपोजर के साथ, लाइक फुली ऑसवर्ल्ड. सो मैं ऑसवर्ल्ड को कभी गुस्सा ही नहीं देख सकता. तो आई वांट टू आस्क यू कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू गेट बहुत ही गुस्सा? बहुत ही गुस्सा का मतलब क्या होता है? बहुत गुस्सा मतलब कि यू नो चीख रहे हो, चिल्ला रेज में हो. रेज तो आई डोंट रिमेंबर मच. गुस्सा तो आते ही है, गुस्सा तो ऑब्वियसली हाँ, नहीं गुस्सा आता है, बट आपको कंट्रोल करना आता है ना, तो आपको मैनेज करना आता है. जब नहीं आता था तो क्या सा था वो टाइम? कोई वैसा कोई एक्सपीरियंस, कोई फनी कुछ या समथिंग? रेज फनी नहीं हो सकता. अब फनी होता है जब सोच के. नहीं, ऑब्वियसली ऐसे तो लड़ाइयाँ हुई हैं कॉलेज में. फिर मतलब लड़ाइयाँ मतलब नॉट वर्बल, नॉट फिजिकल, बिकॉज आई वुड नेवर गेट इनटू फिजिकल लड़ाई. ऑफ कोर्स वर्बल हुई होंगी, हाँ वर्बल हुई है इनफैक्ट कॉलेज में, बट नॉट फिजिकल. बिफोर लाइक मूविंग टू द एंड, एक चीज़ जो मेरे को लगता है हमने टच ऑन नहीं करी, AI और थेरेपी. I want to talk about it. Like people are talking to the ChatGPT, like everything अपना डिटेल में उसको बता देते हैं, and ChatGPT being the किसास, वो आपकी हमेशा तारीफ ही करता है और आपको ही सपोर्ट करता है. तो इससे भी गलत इमोशनल रेगुलेशन हो रही है. हाँ, थोड़ी बहुत तो मतलब ऑल्दो ChatGPT कैन गिव गुड रिजल्ट्स एज वेल, लेकिन थोड़ा नार्सिसिज्म वाला ट्रेड्स की तरफ ले जाता है वो, कि हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं. बिकॉज आपको चैलेंज करना भी बहुत जरूरी. बिकॉज प्रॉब्लम क्या है ना, द मोमेंट ChatGPT सेज कि हाँ कोई बात नहीं, इट्स फाइन, तो इंसान आधा पढ़ के वहीं से निकल जाता है कि अब मुझे क्यों पढ़ना, मैं सही कर रहा था, मेरी गलती नहीं थी यहाँ पे. क्योंकि पीपल पिक अप द थिंग्स दे वांट टू हियर. सो लोग आगे का पढ़ भी नहीं रहे, सोच भी नहीं रहे, तो वहाँ पे एक इशू बन जाता है वो पार्ट. लेकिन हाँ, ये ज़रूरी हमें एड्रेस कर पाना कि ChatGPT को हम सिस्टमैटिकली यूज़ करें तो बेटर है, रादर देन कम्प्लीटली बिंग डिपेंडेंट ऑन इट. बिकॉज ओवरली डिपेंडेंट हो जाने से अगेन क्रिटिकल थिंकिंग शट्स डाउन. कैन यू सजेस्ट कैसे? टेक थेरेपी. अगर आपको सच में प्रॉब्लम्स इतनी स्ट्रांग है, टेक थेरेपी. अगर समवन जो नहीं जो अफोर्ड नहीं कर सकता, स्टार्ट राइटिंग एंड स्टार्ट रीडिंग. राइटिंग ChatGPT is not a thing you should do. आप ये कहना चाह रहे हो? ChatGPT कर लो कभी थर्ड ऑप्शन पे भी नहीं है. नहीं, ChatGPT कर लो. ChatGPT ऐसा नहीं, अगर आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिल रहा है सोचने का, कर लो, बिल्कुल कर लो, नो हार्म इन दैट. बट राइटिंग से जब आप खुद के थॉट्स को एक्सप्लोर करोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, दैट इज द बेस्ट वे आउट. एंड देन यूज ChatGPT मे बी उस पॉइंट के बाद. बट इनिशियली तो आई वुड नॉट से. मेरे को लगता है कि थेरेपी वाला काम, आई थिंक, क्या लगता है आपको कुछ आने वाले टाइम में AI लाइक फुली विल बी थेरेपिस्ट? हो सकता है, मतलब it might take up some of the tasks, but I think nothing can beat up human touch and human emotion, human feeling. जो इंसान के साथ, बिकॉज थेरेपी वर्क क्यों करता है? थेरेपी किसी प्रैक्टिकल स्किल्स के कारण वर्क नहीं करता है. थेरेपी वर्क करता है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन कनेक्शन एंड द ट्रस्ट. यू आर एबल टू बिल्ड अ रैपो विद द थेरेपिस्ट, वेर यू एबल टू बी कंफर्टेबल विद दैट पर्सन एंड आप खुल के बातें कर सको. वो वर्क करता है थेरेपी में. बाकी आपको एक थेरेपिस्ट यहाँ बैठा है, एक थेरेपिस्ट वहाँ बैठा है, स्किल्स में कितनी डिफरेंस होगा? 5%, 10%, नथिंग मोर देन दैट.
आज के ज़माने में तो थेरेपिस्ट को हटा दो, आपको नेट पे मिल जाएगा उससे अच्छी इन्फॉर्मेशन, लेकिन आप यूज़ नहीं कर पाते हो बिकॉज एक्चुअली में इंसान, जो मैंने बोला सबसे पहला टर्म एक्सेप्टेंस, व्हेन यू फाइनली फील एक्सेप्टेड समवेयर, बी इट इन फ्रंट ऑफ अ थेरेपिस्ट और अ पार्टनर, you finally open yourself when you talk about feelings, you think about things, and then that is where you grow. So सबसे बड़ा एक रैपो जो है ना, रिलेशनशिप का रैपो, वो एक थेरेपी रूम में आता है, and that's what helps you grow most of the times. आपने जो राइटिंग वाला बोला ना, आई ट्राइड दिस कि राइटिंग लेटर्स टू पीपल, तो उससे whatever I want to say to them, जितना, और गुस्सा भी नहीं, like for example moving on from my ex, तो I said whatever I wanted to say, and उसके बाद it was नेक्स्ट डे आई वाज लाइक मेरे को कुछ भी नहीं फील हो रहा, मतलब वो कनेक्शन जो था, जो लग रहा था कि इट्स पेनफुल, तो वो नहीं था, पर वो ये व्हेन यू वॉमिट आउट एवरीथिंग ऑन द पेपर और व्हाटएवर नोटपैड और जो भी है, तो आई थिंक दैट वर्क्स. वी हैव दिस लास्ट सेगमेंट कॉल्ड रैपिड फायर राउंड. It's friend and rapid fire combined. So we'll ask you questions. You'll have to answer in one word or one sentence. So what's one best advice you have ever got in your life? Don't just be friends with like-minded people. And what's one worst advice you have ever got? Fake it till you make it. What books can help people understand emotions better? I think the best one to start will be Emotional Intelligence by Daniel Goleman. सबसे basic book है, but it's a good book. Okay. और कोई ऐसी? The Body Keeps Us Score is another good book, जहाँ पे आप बॉडी को समझ सकते हो कि बॉडी कैसे ऑपरेट करती है इमोशंस को लेकर, ट्रॉमास को लेकर. Are there any movies as well जिसको देख के आप इमोशंस को बेटर, या यू? Inside Out is a good movie. Inside Out is good. Inside Out is a good movie. I was talking about Inside Out. That is a good movie. और इमोशंस को लेकर मूवीज अभी तो याद नहीं आ रहा. लव को रिलेटेड अगर ऐसा कोई, ऐसी भी मूवीज हो सकती हैं जो लाइक टेल्स यू व्हाट Love एक्चुअली लव और रिलेशनशिप इज, कोई ऐसी सी आपके दिमाग में? मुझे तमाशा अच्छी लगी थी. हाँ, तमाशा वैसे बहुत कोर ऑडियंस वाली मूवी है, मतलब सबको पसंद नहीं आती वो मूवी. Okay. मैंने देखी नहीं. नहीं देखी तमाशा, बट मुझे तो बहुत अच्छी लगी इस सेंस पे कि एक जर्नी दिखाया इंसान को, और वो चेंज दिखाया कि रिलेशनशिप में क्या सीख कर रहा था और कैसे उसके थ्रू फाइनली a lot of things happened after that. इज आल्सो ब्रेन और हार्ट का कुछ भी ऐसा सा है उसमें, शायद मैंने देखी नहीं. अच्छा, ब्रेन और हार्ट का ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बेसिक मतलब पर्सन टू पर्सन वाला चीज़ है. ओके गॉट. अगर आप ये कह रहे हो तो मुझे लगता है कि लाइक यू नो यू आर, जब तमाशा है फिर वैसी मूवी है कि जिसमें यू आर गेटिंग कि यार लव ऐसा ही होता है, या ऐसा तो मुझे इतना रिजिड नहीं हो सकते, सबके लिए अलग नहीं दिखेगा. मतलब जैसे मूवीज में बहुत वो कर देते हैं. अच्छा, ओवरली एम्बिशियस. हाँ वैसा, हाँ वो, हाँ कि मतलब वो थोड़ा वैसा ही लगता है, रियल दिखाया, रियलिटी लगी. राइट. शिवम, एक पर्सन के साथ अगर आप डिनर पे जाना चाहो, डेड और अलाइव, हु वुड दैट बी? माय वाइफ. बट वाइफ के साथ आप जा सकते हो लाइक ए पर्सन हु इज नहीं पता, like I told you before the shoot also started, I'm not very fixated on people. मुझे ऐसा कुछ लोगों से मिलके कुछ मजा आता नहीं है. आता है मजा, मतलब लोगों से मेरा इंक्लिनेशन नहीं है. तो लेट्स से कि कोई पर्सन है कि जो लेट्स से साइकोलॉजिस्ट में बहुत बड़ा दिग्गज है, उससे आप बैठ के बात करना चाहो, तो कोई ऐसा सब्जेक्ट वाइज ऐसा कुछ हो इमोशनल सके इंटेलिजेंस के ऊपर, शायद किसी इमोशनल इंटेलिजेंस कोच, बेस्ट कोच होगा, उससे मैं बात करना चाहूंगा बैठ के यार डिनर पे. देखो, अगर आइडियाज की बात करेंगे तो ग्रेट, उसके बाद मुझे पर्सन का फर्क नहीं पड़ रहा है. हाँ आइडियाज. If you ask me कि on what topic would you want to talk about and discuss over a dinner, then I'll tell you 500 topics. But person मुझे पता नहीं चलता, मुझे पता नाम नहीं याद रहते कौन साइकोलॉजिस्ट अच्छा है, कौन कोच अच्छा है. मुझे बस पता होता है कि अच्छा मुझे इस आइडिया, इस टॉपिक को पसंद है, इंटरेस्ट है, आई कैन टॉक अबाउट दिस टॉपिक. देन ऑफ कोर्स आई वुड बी मोर देन ओपन टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, जो इंसान उसमें बेस्ट है. यू हेल्प पीपल, यू कोच पीपल, और मतलब आपके डीएम्स में भी लोग क्वेश्चंस पूछते होंगे, आप लाइव शोज करते हो उसमें भी क्वेश्चन पूछते होंगे. व्हाट्स समथिंग जो आपको लगता है हार्ड टू डील विद होता है जब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, या फिर क्लाइंट्स कुछ ऐसे से दे आर हार्ड टू डील विद कि यार ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है? सी, हार्डेस्ट टू डील विद सबसे शॉर्ट टर्म में आंसर देना ग्रीफ के बारे में ही है. बिकॉज बाकियों को तो फिर भी आप उस वक्त सेंस डाल दोगे. जो इंसान ग्रीफ कर रहा है उसको उस शॉर्ट टर्म में तो कोई आंसर नहीं दे सकते जो उसको शांत करने वाला है. Got it. So last question, what advice would you give to your younger self? Just explore, try out new things, and focus on what your strengths are. Thanks a lot, Shivam, for doing this, and we loved your composure और simplicity जो आपने जो breakdown की हुई है ना चीज़ें, and when we were researching about you as well, that simplicity is why people love you a lot. कि यार कितनी इजीली ये चीज़ समझा दी जो आई थिंक हम बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते चीज़ें, एंड व्हेन सिंप्लिसिटी से ज़्यादा लाइफ इजीली, आई थिंक सक्सेसफुल पीपल वहाँ सक्सेसफुल होते हैं बिकॉज दे हैव मेड थिंग्स सिंपल फॉर देम. सो थैंक्स फॉर मेकिंग इमोशंस सिंपल फॉर आवर ऑडियंस एंड अस एज वेल.
Thank you very much for having me. Thank you so much. Thank Thank you. you so Thank much. you. This is Strangers to Friends podcast. I am Vaibhav Joshi. I'm Saksham Narad. Meet you in the next episode. Yes.